क्रिप्टो में जो ज्यादा पैसे होते हैं वो कैसे बनते हैं? स्पॉट में इन्वेस्ट करके बनते हैं या ट्रेड करके बनते हैं? पैसे तो ज्यादा भाई, मैंने रेस्टोरेंट रन किया कोथरूड में, पुणे में। खुद की आपका मन था करने का या ऐसे कुछ मतलब को करना पड़ा? ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि मेरे को करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी भी नहीं थी कि मैं ना करूं। जैसे ट्रेडिंग होती है, जब आप जर्नी पे भी हो गए, कभी एक बार ही होता होगा कि हाँ प्रॉफिटेबल आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं अब प्रॉफिटेबल आ गया। तब एक ऐसा स्टेज भी आता है जब लॉस हो जाता है और तब दिमाग में आता है कि यार ये होगा भी या नहीं होगा। तो आपके लाइफ में आया कभी ऐसा? भाई वो तो आता ही है ना हमेशा। नशे वशे तो भाई बिल्कुल भी मत करो। हनी सिंह को ब्लूटूथ किंग बोलते थे, इतने उसके गाने पसंद थे लोगों को। और फिर कुछ लोग आ गए जिनमें टैलेंट नहीं था, बट वो लोग आज बोल रहे कि इनका कमबैक क्यों नहीं हो रहा। समझ रहे हो? सही बात। इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप हो गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो करनी है, क्रिप्टो का ट्रेंड चल रहा है लेकिन क्रिप्टो कैसे करें, या फॉरेक्स का चल रहा है लेकिन फॉरेक्स इलीगल है। तो लोगों को जो स्टार्ट कर रहा है उनको क्या करनी चाहिए? आपने अभी दोस्तों को भी बताया कि अबे भाई जो हमारे ट्रेडर पैराडाइज और डेविल ट्रेडर है, तो आप तीनों का बॉन्ड कैसा है और कुछ बताओ अपने बारे में। भाई हम तीनों का तो बॉन्ड बहुत बढ़िया है। तीन भाई तीनों ही तो भाई वाला सीन है। 11 रुपए चढ़ा के 11 लाख का पैकेज मांग लिया। उस टाइप से लोग समझते चलो 500 रुपए चढ़ाए तो अब अपने को 50 लाख का फायदा होगा। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए कि भगवान जी आप ये कर दो, मैं आपके नंगे पैर आ जाऊंगा। नहीं भाई, जरूरत नहीं है। भगवान जी को रिश्वत दे रहे हो क्या? भाई उनके पास लाखों करोड़ों लोग ऐसे रिश्वत देने वाले। उससे पहले जैसे आपने बताया था कि आप मिमिक्री भी करते हो। मिमिक्री छोड़ चुके हैं हम लोग, छोड़ चुके हैं वो गलियां। तो फिर एक रैप हो जाए छोटा सा जो आपने बताया। भाई मैं रैप अभी मेरे को लिरिक्स सच में याद नहीं क्योंकि 5 साल पहले लिखे थे। मैं यहाँ पे रैप आपको देता हूँ, आप यहाँ से प्ले कर दो मेरा रैप। रैप करो, ड्रॉ करो, एक्ट करो, सॉन्ग करो, बनोगे आर्टिस्ट, खुले में शो करो, स्मोक करो, ड्रिंक करो, स्नॉट करो, बॉम्ब करो। पहले तो आईसीयू में एक बेड बुक करो। नकली है रैपर जो करते ये सब, बनते हैं कूल लेकिन होते वो फूल। किसने बनाया रूल? नहीं रैप का ये टूल। गानों पे झूल जो देते सुकून, जो भी तू कर होना चाहिए जुनून। जो असली वो खतरी, जो नकली वो छपरी। टपरी पे बैठक और सुट्टे पे चर्चा, जीवन का सोच कैसे करेगा खर्चा। माँ बाप की सोच और अब भी तू घर जा, अभी भी टाइम है फिर से सुधर जा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यूथ के साथ कनेक्टेड है और उनका नाम ही है यंग ट्रेडर विराज। सो प्लीज़ वेलकम विराज वाजपेयी। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर पॉडकास्ट। तो कैसे हो? बताओ भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बताओ। सब बढ़िया। और बताओ विराज भाई, कैसी चल रही है लाइफ अभी? लाइफ बहुत अच्छी चल रही है भाई। जो मन में आता है वो करते हैं और सक्सेस का यही एक मुझे एक मंत्रा लगता है कि जो मन में आता है वो करो, ईमानदारी से करो। बस किसी का कुछ नुकसान ना हो, ऐसे अगर लाइफ में चलोगे तो बहुत अच्छी चलेगी आपकी भी लाइफ, लोगों की भी लाइफ और आपके सराउंडिंग वालों की भी लाइफ। तो अभी बेसिकली आप कहाँ पे, किस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो? इंडियन मार्केट, फॉरेक्स? देखो ट्रेडिंग का तो कैसा है ना, जहाँ पैसा है वहाँ पे ट्रेड करते हैं। और फिलहाल पैसा कहाँ पे चल रहा है आपको भी पता है, क्रिप्टो मार्केट्स में चल रहा है, गोल्ड वगैरह होता है। तो बस जहाँ पे कम पैसे से ज़्यादा पैसा बनता है उस मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। सो मार्केट की डिटेलिंग्स पे जाने से पहले थोड़ा आपके बारे में जानते हैं। सो आप अपने बारे में बताओ कि आपको ट्रेडिंग जैसा प्रोफेशन कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? भाई ट्रेडिंग का तो मैं इससे पहले मतलब एक बेसिक स्टोरी तो सबको बता चुका हूँ कि मैं जब 12th में था तो मेरा मैथ्स इतना, 12th में छोड़ो, मेरा मैथ्स पहले से बहुत कच्चा है। मतलब मेरे को मैथ्स के नाम से ना डर लग जाता था। मैं लिटरली ना रोता था एक दिन एग्जाम के पहले कि भाई मैथ्स क्यों है। अगर मैथ्स नहीं होता तो बाकी तो सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर लेता हूँ मैं, बट मैथ्स के नाम से मेरे को ये होता था पहले से। तो अकाउंट्स मतलब मैंने 11th में कॉमर्स इसीलिए लिया था कि क्योंकि मुझे पता था साइंस में मैथ्स होता है लेकिन कॉमर्स में नहीं होगा, अकाउंट्स होगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अकाउंट्स ठीक लग रहा था मेरे को, लेकिन मेरे को हार्ड कोर वो जो मैथ्स होता है x+y+ जो भी होता है वो, उससे डर लगता था मेरे को। तो अब वो स्किप करने के लिए मैंने जैसे ही कॉमर्स लिया ना तो बट आ गया अकाउंट्स। अब अकाउंट्स भी नहीं जम रहा था भाई, सच बताओ तो जमता ही नहीं था। तो 12th में फिर फाइनल, तो 12th में सीरियस होता है इंसान क्योंकि 12th की मेन एग्जाम होती है। 11th में तो क्या ऐसे ही कॉपी कर लिया, कभी इधर उधर से पास हो जाते थे। अब 12th में मैंने फिर, क्योंकि मेरे को पासिंग का भी लग नहीं रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, तो मैंने लगाया होम ट्यूशन। तो मेरे एक अकाउंट्स के सर थे, वो आते थे मुझे पढ़ाते थे और एक दिन बातों बातों में उन्होंने बताया कि वो भी ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। तो उस टाइम पे फिर मेरे को ट्रेडिंग के बारे में पता चला। अब जहाँ पैसा सुनता हूँ तो मेरा थोड़ा कान खड़े हो जाते हैं कि पैसा, अच्छा यहाँ पे पैसा बनता है क्या। तो पैसे के लिए फिर मतलब वो सुना मैंने कि अच्छा यहाँ पे ये ट्रेड करके पैसा कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर उनसे सुन तो लिया। अब मेरा कैसा है ना, जैसे कि मैं अगर उनसे सुन लिया ना तो मैं उनको नहीं बोलूँगा कि मैं भी मुझे भी करना है। उनसे सुन लिया, अब मैं मेरा करने लग जाऊँगा, खुद का करने लग जाऊँगा।
तो दूसरे दिन फिर एंजल ब्रोकिंग था उस टाइम पे, वो घर पे आके अकाउंट ओपन करके देते थे, डीमैट अकाउंट। तो घर पे आए, मेरा अकाउंट ओपन कर तब लिया। तक स्टार्ट नहीं हुआ था जो मैनुअली खुद कर लेते थे? नहीं, वो सब स्टार्ट नहीं होता, मेरे को पता नहीं, बट मैंने जब ऐप पे रजिस्टर किया तो उनका आदमी आया था घर पे प्रॉपर, इतना मेरे को याद है, वो KYC डॉक्यूमेंट्स वगैरह करने के लिए। तो वो मैंने कर दिया, और जैसे मैंने वो किया तो चालू हो गया। सबसे पहला जो था वो टाटा मोटर्स में मैंने कुछ लेन देन किया। अब मेरे को ये पता नहीं था कि भाई अब कितने ही पैसे होंगे एक 12th स्टैंडर्ड के बाद, 300 400 हज़ार रुपए के आसपास हाँ, होंगे। हाँ। अब मेरे को लगता था कि अच्छा यहाँ पे 1000 रुपये डालेंगे तो वो सच में वो लाखों रुपए, उतना फ्लक्चुएशन दिखेगा, ऐसा मेरे को लगा था। बट मेरे को पता चला अच्छा ये शेयर है समझो टाटा मोटर्स का, तो ये छोटा मोटा ही ऊपर जाएगा, 2%, 3%, 5% ज़्यादा से ज़्यादा। तो धीरे धीरे घुसते फिर उसमें घुस गए। अब 12th के बाद जब मैं कॉलेज गया तो कॉलेज में भी कुछ ऐसे मतलब वो मारवाड़ी दोस्त मेरे बन गए जिनका घर का फैमिली बिजनेस तो था, जैसे कि कोई रिटेल शॉप हो गई वगैरह, बड़े बड़े बिजनेस थे। बट ये साथ ही साथ ना वो लोग शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ। तो तब से फिर मैं बोला अच्छा ये तो मैं 12th में मतलब जो मैंने ओपन किया था उसमें मैं थोड़े दिन रहा, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा। बाद में फिर से अपने कॉलेज की लाइफ में फिर से वो कुछ महीनों बाद जैसे मैं फर्स्ट ईयर में गया ना, तो फिर से वो सराउंडिंग आ गया मेरे आजू बाजू। तो दोस्त वगैरह इसी की बात करते थे वो, तो मैं भी सुना कि चलो करते हैं। तो वो करते थे जब भी ऑप्शन में। तो अब मैं जब भी लोगों को पूछता था कि क्या है ऑप्शन, मेरे को सिखाओ, ये बताओ, ये वो। तो अब आज वही दोस्त है जो मेरे से पूछते हैं ये कैसे हो गया, क्या हो गया। वो बोलते अरे ये मेरे को पूछता था जब, हाँ। पता है क्या ऑप्शंस के बारे में, ऐसा था। तो वहां से चालू हो गया था ये सब। तो जब आपने स्टॉक मार्केट स्टार्ट करी और सबको आपके घर पे ही बताया होगा कि जी मेरे को यही करना है, तो तब उनका रिएक्शन कैसा था? नहीं, घर पे तो मैंने बताया ही नहीं। आप ये मान लो कि ऑफिशियली मैंने घर पे आज तक कुछ भी बताया नहीं कि मेरे को अच्छा। क्या करना है। अब मैं आपको थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, किसी को भी नहीं, चाहे मेरा भाई हो, मेरे मॉम डैड हो, किसी को मैं कुछ बताता नहीं हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट ईयर में जब मैं था तब से मैं ये चालू कर दिया था चीज़ें एक्टिवली। तो अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में घर वालों की क्या अपेक्षा रहेगी, वो मेरे को थोड़ी बोलेंगे तू क्या बिजनेस करने वाला है, तू क्या करने वाला है। उनका मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या है, पढ़ाई, कॉलेज जाता है, डिसिप्लिन से कॉलेज कर ले, जो भी है अच्छे मार्क्स ला ले। मेरे को कभी ऐसा प्रेशर भी नहीं था कि इतने मार्क्स लाने, उतने मार्क्स लाने। उनको ये पता था कि चलो अभी ये BBA कर रहा है, BBA के बाद MBA करेगा, जॉब करेगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने सुना हुआ था, डिसाइड किया था, कोई प्रेशर नहीं था। बट यही पता था BBA लिया है तो क्या ही कर लूँगा, उसके बाद MBA कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब उनकी कोई मेरे से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं कि मैं ये सब करूँ। तो मेरे को बताने की भी नीड नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को बताने की नीड नहीं है। तो मैं उसी में करता था। और ऑफिशियली मैंने आज तक इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जब तक मुझे कोई चीज़ श्योरिटी नहीं होती है तो सबसे स्टार्टिंग में ही बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे मैंने आप मान लो आप आज हम लोग मिले और आज ही हम लोगों ने ट्रेडिंग डिस्कवर की, और मैं आज ही आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ कि नहीं मैं ट्रेडिंग से पैसा कमाऊंगा या फिर मैं ट्रेडर ही बनूंगा। मुझे एटलीस्ट श्योरिटी आनी चाहिए, राइट। तो जब तक मुझे श्योरिटी नहीं आती है तब तक मैं बताते नहीं हूँ, क्योंकि श्योर नहीं है कुछ। अगर आज मैंने कमिटमेंट कर दिया घर वालों को मैं ये करूँगा और मैं ही बाद में श्योर नहीं हूँ तो वो एक रीज़न। और जब श्योरिटी आ जाती है, जब पैसे आ रहे हैं, तब एक अलग टाइप का माइंडसेट होता है कि अभी मैं जब घर पे बताऊंगा तो वो लोग होप्स में आ जाएंगे। हाँ। अब मान लो एक दिन मेरा बड़ा प्रॉफिट हो गया, मान लो 2-4 लाख रुपए एक दिन में आ गए। अब मैं अगर वो बोलूंगा तो घर वालों को तो पता नहीं है ना कि उस 2-4 लाख में से 2-4 लाख कल जा भी सकते हैं। लेकिन वो लोग तो उम्मीदें लगा लेंगे कि अच्छा ये इतनी कमाई करता है, 10 दिन के इतने हो गए, 1 महीने के इतने हो गए। नहीं बताना है इसीलिए। तो जब तक कमाई नहीं हो रही थी तब तक बताने का भी सेंस नहीं बनता, और जब कमाई हो रही है, जब इनकम हो रही है, तब भी बताने का सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपके आसपास वाले उम्मीदें लगा लेते, होप्स लगा लेते, और बाय चांस कुछ अप डाउन अगर आपके लाइफ में होता है तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है आपके फैमिली के लिए, सराउंडिंग के लिए। तो वो माइंडसेट से आज तक कभी भी मैंने कभी किसी को कुछ नहीं बताया। अभी तो बहुत सारे बिजनेसेस और भी मैं करता हूँ, बट कभी किसी के फाइनेंशियल्स किसी को भी पूरी दुनिया में मेरे अलावा नहीं पता है, और ना ही मुझे कोई पूछता है। ये भी एक बात है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसको जो चाहिए वो मिल रहा है। जो भी है मैं एक जो बेस्ट कर सकता हूँ मेरी तरफ से वो मैं करता हूँ, चाहे फैमिली हो, चाहे जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग हो उनके लिए। तो ना मैं बताता हूँ ना वो पूछते हैं, ऐसी बात है। तो आपने चलो ट्रेडिंग की जर्नी तो स्टार्ट अपने कर ली थी, ट्रेडिंग स्टार्ट कर ली थी। आपको कब समझ आया कि हाँ हम इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं और हम थोड़ा पढ़ा भी सकते हैं? ये आपको कब समझ अब देखो, बोलने में या बात करने में ना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि कैमरा को कैसे फेस करना है या फिर ये वो। मैं इससे पहले क्या करता था वो मैं आपको एक्सक्लूसिव अभी बताता हूँ। इससे पहले मैंने कभी बताया नहीं किसी भी पॉडकास्ट में। ये जो YouTube वगैरह है ना, आप लोग मेरे को ये देख रहे होंगे, अच्छा इसने यंग ट्रेडर विराज नाम से चैनल चालू किया और ये अभी इस पे बनाता है वीडियो। इससे पहले जब मैं 11th से फर्स्ट ईयर तक, या चलो सेकेंड ईयर तक, साइड बाय साइड मैं ये भी कर रहा था, मैं मिमिक्री करता था, पता है। एक्टर्स, चाहे मोदी जी हो, अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, जिसकी बोलो उसकी
नाना पाटेकर, एग्जैक्ट वो मिमिक्री करता हूँ मैं, करता था, अब हो सकता है क्या? करता था। अभी तो भाई अभी नहीं हो सकता, क्योंकि अभी वो इतना सीरियस हो गया हो ना, मतलब बात करने में वगैरह, वो फील्ड इतना सीरियस हो चुका है ट्रेडिंग का, या फिर ये फाइनेंस का फील्ड है, यूट्यूब पे आ रहे हैं, सीरियसली ज्ञान देना पड़ता है लोगों को, तो वो सीरियस ही बन चुका हूँ मैं, ऐसा है। बट अदरवाइज इससे पहले मैंने रैप्स भी लिखे हैं, रैप सॉन्ग्स, रैप लिखता था, बनाया, प्रॉपर बीट पे प्रोड्यूस करके वो भी किया हुआ है। आप बहुत सारी चीजें हमें दे रहे हो, ये सब मैं आपसे करवा भी नहीं कराओ ना, अपन कराएंगे, मतलब करेंगे फिर फ्यूचर में कभी। आपको चाहिए तो मैं आपको गाने भेजता हूँ मेरे, अभी भी अनलिस्टेड प्राइवेट करे हुए हैं मेरे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह, आप चाहे तो डालो कुछ क्लिप, मैं वो आज से 6-7 साल पहले की क्लिप्स आपको भेज दूंगा, वो आप डालो अगर कहीं जमता है तो मैंने रैप लिखे हुए, मैं मिमिक्री करता था, मैं प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करता था, बीबी की वाइन्स है उस टाइप की वीडियोस बनाता था सेलिब्रिटीज केस में। अब बीबी की वाइन्स के तो खुद के कैरेक्टर्स है, जैसे कि वो मिस्टर भोला वगैरह जो भी है उसके कैरेक्टर, बट मेरे उसी टाइप में मैं ही प्ले करता था। एक हो गया सामने अमिताभ बच्चन हो गया, बाजू में नाना पाटेकर, फिर सलमान खान, इन लोगों का कॉन्वर्जेशन चल रहा है, इस टाइप के क्रिएटिव वीडियोस, फनी वीडियोस बनाता था मैं। अब ये सब कैसे चालू हुआ, फिर से अगेन मैंने जैसे आपको बोला, अकाउंट्स के सर ने बताया ट्रेडिंग है, मैंने ट्रेडिंग चालू कर दी। उस टाइम पे चलते थे आशीष चंचलानी, भुवन बाम, हर्ष बेनीवाल, ये 3 लोगों के वीडियोस आते थे, उसी टाइप का मैंने देखा, अच्छा ये लोग वीडियोस बना रहे, ये मैं भी कर सकता हूँ, मैंने चालू कर दिया। तो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं सोचता नहीं हूँ। आज भी मेरे को कोई बिजनेस लगता है, हाँ ये बिजनेस अच्छा है, इसमें पैसा है, करो। जैसे मैंने आपको बताया, स्टूडियो है, ओपन करो। रियल एस्टेट है, मुझे लगता है बिल्डर्स बहुत पैसा कमाते हैं, मैंने चालू कर दिया, मैंने बिल्डिंग बना दी, हो गया, एक डिलीवर भी हो गई। तो इस टाइप से मैं एग्जीक्यूशन में सोचता नहीं हूँ। एक बार अगर मैं निकल पड़ूंगा तो मेरे को पता है रास्ते ऑटोमेटिक ओपन करेंगे। अगर स्टार्ट करने से पहले ही मैं अगर ये सोचता बैठूँ कि कैसे होगा, लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये तो मेरा फील्ड है ही नहीं भाई। एक बार आपके पास बेसिक मनी आ गया ना, उसके बाद आपका फील्ड क्या है या फिर आपने क्या पढ़ाई की, डजेंट मैटर, नॉट एट ऑल। तो अभी मान लो कोई रियल एस्टेट डेवलपमेंट है, बिल्डिंग बनानी है, मेरे ज़रूरी नहीं है मेरे को सिविल इंजीनियर बनना है। बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलता हूँ कि आप रियल एस्टेट में कुछ करो, तो बोलते कि हमारा सिविल बैकग्राउंड नहीं है। भाई नहीं चाहिए आपको सिविल बैकग्राउंड, आप इंजीनियर हायर करो, आप हर चीज़ के लोग होते हैं भाई, आपको बस दिमाग लगाना है, आपको बस एक कंसेप्ट चाहिए, आपको आइडिया चाहिए, राइट। तो इस तरीके की वो चीज़ें होती हैं। तो एग्जीक्यूशन इज़ द की टू सक्सेस। आप स्टार्ट कर दो और ऐसी ही चीज़ें स्टार्ट करो जिस फील्ड में पैसा है, जैसे ट्रेडिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, रियल एस्टेट हो गया। तो ऐसे ही फील्ड में आप जाओ, ऐसे ही फील्ड में आप इंटरेस्ट लो जहाँ पे पैसा है। जहाँ पे छोटा पैसा है, कम पैसा है, वहाँ जाओ ही मत, ऐसा मेरा मानना है। और इसीलिए मैं जो भी मिलता है, जो भी मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वही चीज़ें मैं स्टार्ट कर देता हूँ और आगे पीछे देखता नहीं हूँ। तो जैसे आपने ट्रेडिंग कौन से ईयर में स्टार्ट कर दी थी वैसे? अभी ऐसे तो देखोगे तो 2018 से टोटल चालू है, जो छोटा मोटा वो अकाउंट ओपनिंग वगैरह, फिर 19 आ गया, फिर 2020 आ गया, फिर 2020 में सब लोग घर पे ही बैठे थे, तो उस टाइम पे भी फिर एक्टिवली ये सब करता था। उससे पहले मैं क्या करता था, ये पैसा मेरे पास आया कहाँ से, ट्रेडिंग में लगाने के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि घर से मैंने एक भी रुपया इसमें लिया नहीं है कि चलो मैं ट्रेडिंग करता हूँ या मेरे को दो। जैसे कि आपने बोला ना, घर का वालों का क्या रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन तब रहेगा जब मैं उनके पास जा रहा हूँ सीरियसली कि नहीं मेरे को 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दो, मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, ऐसा वैसा। तो वो कोई चीज़ थी नहीं, तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मैं घर के पैसे नहीं लगाता हूँ कहीं बिजनेस में या जो भी है। घर वालों के अपने से रिस्क लो, लॉस करो, कुछ भी करो, वो अपने तक रहेगा ना। जो भी दुख है अकेले में जाके रो लो कि भाई इतना लॉस हो गया, बट ऐसे किसी और के पैसे रिस्क नहीं करना है। तो ये सब जैसे कि आपने पूछा कि कौन सी ईयर में चालू हुआ था, राइट। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ उससे पहले मैंने क्या किया। उससे पहले मैंने क्लोन्स, पता है जैसे अभी आपने वॉच पहनी है, हाँ, तो इसकी कॉपी वॉचेस होती थी। अच्छा, जैसे रोलेक्स हो गया, राडो हो गया, तो वो भी प्रॉपर इंस्टाग्राम पेज वगैरह बना के सेल किया हुआ है मैंने। जैसे हमारे ये सेम चीज उन्होंने भी बोला था, अभय भाई ने। तो अभय और मैं साथ में ही करते थे। अभय और मैं बचपन से दोस्त है, पता है तो आपको। हम LKG से साथ में पढ़े हुए, तो हमारी थिंकिंग सेम है, हमारे दोस्त सेम है, हमारे म्यूचुअल सेम है, हम सेम बेंच पे बैठते थे LKG से। सोचो अभी 17-15 साल हो गए, तो सेम बेंच पे बैठते थे, सेम चीज़ें ऑब्जर्व करते थे, हम ऐसे बातें करते थे कि भाई इसके पास पैसे है लेकिन ये अच्छा यूज़ नहीं ले रहा है इसके पैसे का। अपने पास रहते तो अपन ये करते थे, वो करते थे। तो 10th में जब हम लोग थे, 10th हो गई थी शायद जस्ट, तब हमने इसी चीज़ चालू की थी साथ में ही। पहले उसने चालू कर दी, फिर मैंने चालू कर दी। तो ऐसा है। फिर अभी जब मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को भी चालू करना है, तो उसने क्या किया, मतलब अभी आप बता सकते हो, डाल सकते हो, तो उसने बोला कि नहीं तू मेरे से ही लिए प्रोडक्ट्स। मैंने बोला भाई तेरे डीलर्स का नंबर दे दे, मैं डायरेक्ट लूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा। तो उसने दिया नहीं, तो मैं अब इस बिजनेस में इतना घुस गया कि उसके डीलर्स जिससे लेते थे वहाँ तक पहुँच गया मैं। तो वो भी
मतलब बहुत मजा आया उस टाइम पे भी। तो वो कर करके बहुत उसमें भी पैसे कमाए मारे बहुत। मतलब क्या 10th 11th के स्टूडेंट्स के लिए 1,00,000-1,50,000 रुपए बहुत हो गए। बहुत ज्यादा। अब बहुत मेरे सेविंग में पड़े 1,00,000-1,50,000 रुपए। फिर अब मेरा जैसे आदत है, मैंने बताया एक बार पैसा जमा हो गया तो कुछ तो भी मेरे को अब बड़ा बिजनेस करना है। अब बड़ा बिजनेस छोटी सिटीज में, Tier 2 Tier 3 सिटीज में क्या चलता है, फाइनेंस का बिजनेस चलता है। वहाँ पे लोग पैसे देते, चल भाई मेरे को 10,000 दे, मैं तेरे को 15 दिन में ऊपर 2,000 रुपये दे दूंगा, 3,000 दे दूंगा, इस टाइप का नेक्स्ट लेवल का ब्याज लगा के। मैंने बोला पैसे तो मेरे पास है, कस्टमर कहाँ से आएंगे। अब कस्टमर मतलब कैसा होता है ना, स्कूल के बाहर या फिर जो दोस्त होते हैं अपने, जो ट्यूशन के दोस्त होते हैं या ट्यूशन एरिया के दोस्त होते हैं, कुछ थोड़े अपने से बड़े होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं ना, अच्छा ये इसके पास है शायद पैसे, ऐसा लग रहा है, तो इससे मांगते हैं 10,000 रुपये। तो मैं बोला देता हूँ बट कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। तो देना चालू किया, 10,000 दिया, फिर एक ही आदमी को 20,000 दिया, 30,000 दिया, और लौटाया उसने 1-2 बार। अब 1-2 बार लौटा के मेरे को लगा वाह ये तो ईमानदार आदमी और दे भी रहा है वापस। तो जैसे ही वो बढ़ता गया, जैसे 10,000 दिया, 20,000 दिया, 30,000 दिया, और ब्याज भी अच्छा खासा मिलने वाला था उस पर। बट बाद में उसने क्या बोला, तू क्या कर, अभी नहीं है मेरे पास, मेरे को और दे, वो सब एक साथ दे दूंगा तेरे को। और उस चक्कर में मैंने आई हैव पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट, ऐसा हो गया। अच्छा। अब मैंने सारे पैसे उसको दे दिए, सारे मतलब क्या ही, मेरे पास थे ही कुछ 60-70 हज़ार बचे थे, और उसमें से 30-40-50 हज़ार रुपये तो उसी के पास है। अब वो दे ही नहीं रहा और वो गायब हो गया। अब उस टाइम जो मैं रोया हूँ भाई, जो डिप्रेशन जो होता है ना, मेरे को आज 2-4 लाख 5 लाख इथेरियम के एक ट्रेड में 5 लाख रुपए एक दिन में जीरो हो गए थे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस टाइम जो 40-50 हज़ार रुपए के लिए जो मैं महीना भर मतलब डिप्रेस्ड, लिटरली डिप्रेस्ड था भाई, तो वो फेज मैंने देखा है। और उसके बाद फिर मेरे को पता चला रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। अब रिस्क रिवॉर्ड कैसे पता चला, जो मैं उसको 50,000 रुपए दिया, ब्याज मेरे को कितना ही मिलने वाला था उस पर, 10-12 हज़ार रुपए के आसपास टोटल। कम ही होगा इससे, उस नहीं उतना था। अच्छा। अब वो भी सामने वाला दे रहा है तो मैं क्यों मना करूं। मेरे को बाद में समझा ना कि जो जितना ब्याज देने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो नहीं लौटा सकता, तभी तो वो हाई ब्याज पे ले रहा है इतना पैसा। तो मेरे को पता चला। तो रिस्क रिवॉर्ड कैसे पता चला, मैंने अपने 50,000 रुपये उसको दिए है, बदले में लेने के लिए 10-12 हज़ार, चलो 7-8 हज़ार रुपये। अब मैं रिस्क कितना कर रहा हूँ इसमें, 50,000, लेना कितना है 7,000, कितना नेगेटिव रिस्क रिवॉर्ड है फाइनेंस के बिजनेस में, ये मेरे को पता चला। तो बिजनेस की सेंस बचपन से ही आ रही थी। वो क्लोन्स का बिजनेस करता था, उसमें भी मार्जिन पहले 100 रुपए लेता था ना, उसके बाद 100% मार्जिन में बेचने लग गया भाई चीजें। 2,000 की चीज ले रहा हूँ 4,000 में बेच रहा हूँ। कुछ ऐसे पुणे के क्लाइंट्स थे जो होते हैं ना, जिनको बस हवाबाजी करनी है, तो भाई 50-50 हज़ार की शॉपिंग कर देते मेरे से, 25,000 में मेरे को पड़ती थी चीजें, मैं उनको 50 में बेच रहा हूँ, बताओ। तो मतलब स्टार्ट किया था मैंने 100 रुपए के लिए। मैं आप बोल सकते हो कि 30 किलोमीटर 2 व्हीलर पे जाके डिलीवर किया हूँ, 100 रुपए का मार्जिन था उस प्रोडक्ट पे, बस ये मेरा पहला ऑर्डर था, समझ लो। तो ऐसे बहुत चीजें की, मैं घर पे कुछ बताता नहीं था, मेरे को ये था पैसा कमाना है, ये मेरा क्लियर है गोल पहले से, कैसे चाहे जैसे। अब ये डायलॉग गलत लेंगे कुछ लोग, बट ये मेरा डायलॉग नहीं है, ओजा सर पता है आपको जो आते हैं रील्स में, तो उनको बहुत मैं फॉलो करता हूँ। मतलब उनके व्यूज को नहीं या फिर उनके पार्टीज को नहीं पॉलिटिकल, बट वो ऐसे हवाबाजी वाली जो बातें करते हैं उसमें मजा आता है। तो उन्होंने बोला था कि अंबानी को देखो, अडानी को देखो, उनका गोल क्लियर है, पैसा कमाना है, कैसे चाहे जैसे। तो उस टाइप का थोड़ा भावनाओं में बह जाता हूँ मैं भी कभी कभी। तो ठीक है, पैसा कमाने के लिए फिर चाहे जो हाथ में आए वो करो। अब मेरा ऐसा नहीं कि मेरे को बिजनेस ही करना था, अगर मेरे पास ये सब चीज़ें नहीं होती तो मैं चाहे जॉब मिल रही होती तो जॉब कर लेता, जो भी मेरे हाथ में होता मैं कर लेता। मैं देखता नहीं कि नहीं मेरे को बिजनेस ही करना है, करना इंटरेस्ट तो मेरा बिजनेस में ही था, बट मैं ऐसा अड़के नहीं बैठा कि नहीं जॉब मिल रही है लेकिन नहीं लूंगा, बिजनेस करूंगा। और क्या कर रहा है तो मैं सोच रहा हूँ क्या बिजनेस, इस टाइप का नहीं। मैं हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों में से नहीं हूँ, या फिर मैं खाली बैठने वालों में से नहीं हूँ, जो आएगा सामने कर लूंगा, इस टाइप का मेरा पहले से था। और मैं रेडी था हर चीज़ के लिए। मैंने रेस्टोरेंट रन किया एक, अच्छा पता है, कोथरूड में, पुणे में, प्रॉपर एक मतलब क्या बोलते हैं, इतना ही वो होगा, इतना सा रेस्टोरेंट था। वो रेस्टोरेंट वगैरह रन करना तो काफी मुश्किल भी होता है भाई। सुबह 6 बजे उठता था, सुबह 6 बजे उठ के वेटर और जो कुक होते हैं उनको जो रूम लेके दिया था, फ्लैट वगैरह, वहां पे उनको उठाने जाता था, आता था यहाँ से बाहर, ये समझो अपना किचन है और बाहर भी स्पेस है टेबल चेयर रखने की, अंदर से पूरे टेबल चेयर बाहर लेके जाता था, बहुत हैवी थे वो, उठा के। और मैं था ये 12th की ये बात है, तो तब की ये बात है। तो तब से ये भी किया है मैंने, बताओ, वो कम से कम 7-8 महीने किया। उसमें इन्वेस्टमेंट किसी और की थी, मैंने बोला कि मैं वर्किंग पार्टनर बनता हूँ, मैं संभालता हूँ प्रॉपर इस टाइप से। तो ये सब चीज़ें भी करी है, बताओ। तो मतलब ये आप खुद की, आपका मन था करने का या ऐसे कुछ मतलब को करना पड़ा? वही मैं आपको बताता हूँ। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी
कि मेरे को करना पड़ेगा, बट ऐसी कोई सिचुएशन बहुत अच्छी भी नहीं थी कि मैं ना करूँ, समझ लो। अब कैसा है ना, मेरे फैमिली में हम लोगों ने बहुत बेस्ट टाइम भी देखा है, बहुत पैसे भी देखे, बट उसके बाद कुछ बिजनेस में लॉसेस भी देखे, और उसी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। मतलब हमारे पास गाड़ियाँ भी थी, 2-3 गाड़ियाँ थी, वो हमको सेल करनी पड़ी। बड़े बड़े बिजनेस थे, हमारा टूर्स एंड ट्रैवल्स था, हमारा बार था, हमारे रियल एस्टेट थे, बट वो क्या हो गया, कुछ गलत डिसीजन, बिजनेस है, मार्केट है, कुछ ना कुछ होता है, और वो हमको थोड़ा बहुत उसमें लॉस बेयर करना पड़ा, काफ़ी ऐसा बोल सकते हो। तो जो भी था वो ऑलमोस्ट मतलब ख़त्म हो गया था, बट बाद में ठीक है, स्टेबल था, ऐसा कुछ बहुत ही नहीं था कि बहुत एकदम ये, बट हाँ एक अच्छा स्टेबल नॉर्मल था, ऐसा बोल सकते हो। अब ये सब चीज़ें देखने के बाद जो मैंने देखा है, अपसाइड मैंने देखा है, तो मेरे को तो वही, बचपन में तो मैंने अपसाइड देख लिया ना, और जब मैं बड़ा हूँ मैं देख रहा हूँ कि यार वो अपसाइड में तो बहुत मज़ा आता था, वही था। और बचपन में मैं कैसा हो गया था ना, एक टाइप का एक घमंडी मेरा स्वभाव हो गया था, क्योंकि बचपन में जब स्कूल में होता है, हाँ, तीसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में सब कुछ था, ये था, वो था, हम हमारे सिटी में बहुत मतलब बढ़िया एक घमंड आ जाता है कि भाई मेरे डैड ये है, वो है, हमारा इतना है, बिजनेस है, ये वो है। तो अगर वही कंटिन्यू चलता ना, तो शायद आज मैं कुछ सीख नहीं पाता उससे, क्योंकि मैं अगर बचपन में उतना उस टाइप का मेरा नेचर हो गया था कि घमंडी, ये वो, बहुत ऐसा हवा में, तो शायद आज भी मैं और इससे ट्रिपल हो जाता। तो मैं उस टाइम पे जो मेरे को सिचुएशन ने हम्बल किया है, तो मैं आज भी हम्बल हूँ, चाहे जो हो जाए। मेरे से कोई भी बात करेगा, कोई भी करेगा ना, मेरे कुछ, मैं किसी के सामने कुछ शो ऑफ नहीं करता हूँ, कुछ नहीं, या मेरे को कुछ ऐसा बताने की नीड नहीं कि भाई मैं तेरे से भारी हूँ, ये हूँ, वो, मैं ये करता हूँ, कुछ नहीं भाई, बहुत सबसे अच्छे से। तो ये हम्बल मेरे को सिचुएशन ने बनाया, ऐसा समझ सकते हो आप। हाँ, तो मैं ये क्यों करता था, क्योंकि मेरे को जो अपसाइड मैंने देखा था, मेरे को एटलीस्ट वो उतना लेवल तो चाहिए था, या तो उससे बेटर चाहिए था। और सच बता रहा हूँ, जब लोग बोलते हैं ना कि ये सब तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना मुझे मिल जाएगा, इतना मैं हो जाऊंगा, मेरे को लगता था भाई क्या फेंक रहा है। लेकिन सच में भाई वैसा ही है मेरे साथ। मतलब मेरे को ये अभी अभी एक्सपीरियंस हुआ है कि सच में मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि मैं इतना आगे भी आ जाऊंगा। सच बताऊं, जितना सोचा था उससे ज्यादा मिल रहा है, और मिल गया है, ऐसा बोल सकते हो। तो बात वही है कि जो भी आप मतलब सोचते हो ना, उससे बेटर आपको मिलता है। आपने मान लो इनोवा सोची है, तो फॉर्च्यूनर तो आपको मिल जाएगी, बट आप काम करते रहो, डिसिप्लिन से करो जो भी कर रहे हो, और लोगों का मत सोचो लोग क्या सोचेंगे, ये वो, लोगों का काम है बोलते रहना, है ना। लोग, अपन अगर इंटरनेट पे आए, सोशल मीडिया पे आए, कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत इंस्पायर करेगी, कुछ लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहा है भाई, ये वो, मेरे को ट्रेड स्ट्रैटेजी बता दे भाई, ये सब मत बोल, इस टाइप का। या कोई बोलेंगे कि क्या है, क्या ही कर लिया तुमने, यूट्यूब चैनल चला रहे हो। बोलने वाले बोलते रहेंगे, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन जितने लोग यहाँ पे इंस्पायर हो रहे, हो सकता है मेरा ये सुन के कुछ लोग एग्जीक्यूशन चालू कर दें, कुछ लोग यूट्यूब चैनल चालू कर दें, कुछ लोग ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लेके आ जाए, कुछ लोग अलग अलग बिजनेस कर दे, कोई भी स्टार्ट कर दे। जिसके दिमाग में आइडिया, हर किसी के पास है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो यहाँ पे राज कर रहा है पूरी दुनिया में। अब मेरे को बताओ कि मान लो बोट है, तो भाई स्पीकर की कंपनी है, ऐसा कुछ अलग तो इन्वेंट नहीं किया उन्होंने। JBL है, बहुत सारे स्पीकर है इससे पहले भी। उन्होंने क्या अलग किया बताओ, बस एग्जीक्यूट किया ना। उन्होंने ये सोचा नहीं कि भाई ऑलरेडी इतने स्पीकर है, मेरा स्पीकर कोई क्यों लेगा, सोचा ऐसा? अगर सोचते ना तो वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो भाई इतना बड़ा मार्केट है, एक बड़े समुंदर का अगर आप 2-4% भी ले लेते हो ना, बहुत होता है। आप ये मत सोचो कि एक छोटे से तालाब का पूरा 100% मैं लेता हूँ, नहीं, वो तालाब भूल जाओ। आप समुंदर जहाँ पे है ना, वहाँ पे जाओ, उस समुंदर का 2-4% लेने की कोशिश करो, बहुत खुश रहोगे लाइफ में। ये थिंकिंग से मैं चलता हूँ। सो आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करके फिर प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लग गया? भाई प्रॉफिटेबल होने में टोटल 2.5 से 3 साल लग गए टोटल, अगर आप बोलोगे। क्योंकि कैसा होता है ना, ट्रेडिंग में स्टेप बाय स्टेप आदमी सुधरता है। जैसे एक साथ सब कुछ फिगर आउट कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कैसे होता है, मान लो अब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, पहले मेरे को लगता था कि एक्यूरेसी सब कुछ है, एक्यूरेसी के पीछे भागा, 100% एक्यूरेसी के पीछे भागा, नहीं मिलती है। बाद में दिमाग में एक बात समझ में आ गई, मान लो 1 साल उसमें चला गया एक्यूरेसी के पीछे भागते भागते, फिर पता चल गया 1 साल में, अच्छा एक्यूरेसी इज नॉट एवरीथिंग, देयर इज अ थिंग कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड। फिर पता चला अच्छा अगर एक्यूरेसी थोड़ी बहुत कम भी है, 5-6 ट्रेड भी चल रहे हैं, तो भी मैं अच्छा कर सकता हूँ अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो अब मुझे क्या करना है, होल्ड करना है कम से कम 1:2। अब होल्डिंग को डेवलप करते करते 1 साल उसमें निकल जाता है कि मेरे को पता चला 2 चीज़ें, एक्यूरेसी कुछ नहीं है और स्ट्रैटेजी भी एज सच कुछ होती नहीं है।
क्या ही होती है भाई स्ट्रैटेजी, बताओ। कुछ लोग बोलते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास सही स्ट्रैटेजी नहीं है। कुछ नहीं है भाई स्ट्रैटेजी, सच बता रहा हूँ। हाँ। क्या ही है स्ट्रैटेजी? जो मार्केट रैंडम है, कोई आदमी गुजरात में बैठ के या फिर कोई दुबई में बैठ के इंडियन मार्केट को हिला दे रहा है, मान लो कोई 10,000 करोड़ रुपए में स्टॉक सेल कर दे रहा है, तो भाई रेड कैंडल ही बनेगी। आपकी स्ट्रैटेजी को कौन कौन भाव दे रहा है बताओ? उधर पैसे के आगे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। कोई भी ऑपरेटर कहीं भी दुनिया में बैठा होगा वो बैंक निफ्टी गिरा देगा। फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएंगे, कुछ तो न्यू पॉलिसी ला देंगे, कुछ तो न्यू रूल लेके आ जाएंगे। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी? कुछ नहीं है। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती है। मार्केट का बिहेवियर जरूर होता है, बिहेवियर पे मैं विश्वास करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी नहीं। बिहेवियर क्या होता है कि भाई ठीक है, न्यूज़ तो एक दिन आ जाएगी, महीने में से एक दिन आ जाएगी, बट बाकी टाइम पे क्या चलेगा? बाकी टाइम पे तो उसका बिहेवियर चलेगा। फेक ब्रेकआउट देता रहता है, तो ब्रेकआउट आ गया, वीकनेस शो कर रहा है, छोटी छोटी कैंडल्स मतलब वीकनेस, तो इस टाइप के बिहेवियर्स होते हैं। तो एक साल निकल गया कि स्ट्रैटेजी और एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है, एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा साल निकल गया, रिस्क रिवॉर्ड तो होता है, पता है रिस्क रिवॉर्ड है, बट होल्ड कैसे करें? नहीं होता है होल्ड। कोई कितना भी बोले कि चलो मेरे को पता है होल्ड करना है, लेकिन आप जब लाइव बैठोगे, जब वो लाइव पैसे ऊपर नीचे होंगे, 2000 से 1000 पे आ जाएगा, 1000 से 500 पे आ जाएगा ना, आप 500 लेके निकलोगे और जैसे ही 500 लेके निकले वो 2500 पे चला जाएगा। सही बात है। तो ये जब आप देखते हो तो आप खुद को नहीं रोक पाओगे। क्या करने से? होल्ड बुक ना करने से। तो फिर उस पे अपने को कंट्रोल लाना है। फिर 2 साल तो इसी में निकल गए, फिर तीसरे साल ये दोनों को एक साथ अप्लाई करने में निकल जाता है। कि भाई ठीक है, एक्यूरेसी अच्छी है, अभी 6 ट्रेड चलते हैं, 10 में से 6 ट्रेड चलते हैं, 60% की एक्यूरेसी है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिल जाता है। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 जब मिल जाता है, उसके बाद अब इसको एक साथ करना है अपने को। अब इसमें तीसरा साल कैसे जाता है पता है? नॉट यूजिंग योर ब्रेन, नेवर यूज योर ब्रेन इन ट्रेडिंग। कैसे? अब होता क्या है ना, जब अपन ने ये सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, अब अपन डिसीजन लेते हैं पिछले ट्रेड के बेसिस पे। पिछले ट्रेड में लॉस हुआ है ना, इस ट्रेड में मैं ओवर थिंकिंग करूंगा, क्योंकि पिछला मेरे को लॉस वाला सेंटिमेंट है। फिलहाल मैं डर चुका हूं अभी, क्योंकि पिछली बार लॉस हुआ, और मैं अच्छा सेटअप, अच्छा ट्रेड छोड़ दूंगा ओवर थिंकिंग के चलते, क्योंकि मैं ज़्यादा दिमाग चला रहा हूँ। अब यहाँ पे तीसरा साल आता है, प्लेन दिमाग से रोबोटिक टाइप से ट्रेड लेना। सेटअप दिख रहा है ट्रेड ले लो, सेटअप दिख रहा है ट्रेड ले लो, सेटअप दिख रहा है ट्रेड ले लो, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। सेटअप दिख रहा है ट्रेड ले लो, रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन कर लो, दैट्स इट। समझ रहे हो? तो ये सब कुछ एक साथ मास्टर करते करते, फिर हर चीज़ों से समझौता करते करते, लॉस होने ही वाला है, चाहे 10 साल रहो मार्केट में, चाहे 5 साल रहो मार्केट में, ये सब एडजस्ट करते करते फिर 2.5-3 साल निकल जाते हैं। फिर आपको पता चलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर 1 लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, 3 लॉस हो गया, 4 भी लॉस हो गए, होते हैं बैक टू बैक, तो भी अपने को पता है 5वें ट्रेड में ये सब एक साथ निकलने वाला है। और वैसा होता है आजकल। लेकिन अब कुछ लोग नए अगर मार्केट में आते हैं, वो लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते। मान लो हमारे फॉलोअर्स भी है, अब मैं मान लो लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड लेता हूँ, 10-10, 15-15 दिन विनिंग स्ट्रीक भी चलती है, लेकिन 5 दिन ऐसे भी आते हैं लगातार लॉसेस, और उस लॉसेस में लोग बोलते हैं भाई ये क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो आप। फिर लोगों का दिमाग कैसे चलता है पता है? कि 15 दिन प्रॉफिट तो भूल जाएंगे, लेकिन इसको तो कुछ आता ही नहीं है भाई, 5 दिन से लॉस हो रहा है। भाई वो बात नहीं है ना, 15 दिन प्रॉफिट किया है ना, आप 15 में से 5 दिन का प्रॉफिट रिस्क कर दो ना, क्या जा रहा है? 10 दिन का प्रॉफिट आपके पास है, फिर 5 दिन लॉस होने के बाद फिर से आएगा ना, 3-4 दिन, 5 दिन प्रॉफिट आएगा, फिर 2-3 दिन लॉस आएगा। ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। नए लोग जितना जल्दी इसको समझ जाएंगे, उतना वो लोग, मेरे को मान लो 2.5-3 साल लगे ना, उनको 1.5-2 साल लग जाएंगे। उनका लर्निंग कर्व कम हो जाएगा अगर वो लोग कुछ चीज़ें जल्दी एक्सेप्ट कर ले, जो कि है लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, रिस्क रिवॉर्ड इज एवरीथिंग, डोंट रन बिहाइंड एक्यूरेसी। 3 चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, एक्सेप्ट कर लो, दैट्स ऑल। जैसे ट्रेडिंग होती है, जब आप जर्नी पे भी होगे, कभी एक बार ही होता होगा कि हाँ प्रॉफिटेबल आ गया, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई मैं अब प्रॉफिटेबल आ गया, बट उसी टाइम पे जब आप मतलब मीडियोकर लेवल पे होते हो, जब हाँ आप प्रॉफिटेबल हो गए, तब एक ऐसा स्टेज भी आता है जब लॉस हो जाता है, और तब दिमाग में आता है कि यार ये होगा भी या नहीं होगा। तो आपके लाइफ में आया कभी ऐसा? भाई वो तो आता ही है ना हमेशा। बात कैसी है ना कि ट्रेडिंग कभी भी आपको ऐसा नहीं चलो मैं ट्रेडर बन गया अब एकदम सर उठा के जी रही हो, ऐसा नहीं देगा आपको। वो आपको टेम्परेरी जरूर फील आएगा। जैसे कि 10 दिन प्रॉफिट हुआ ना, तो आपको लगेगा चलो मैं बन गया ट्रेडर, मजा आ गया, पैसे भी आ गए, विड्रॉ भी कर लिए, मजा आ गया। लेकिन जब वो लॉस आएगा ना, फिर से आप थोड़ा हम्बल हो जाओगे, फिर से तो मार्केट ही आपको राइट कर देता है, मार्केट आपको बहुत हम्बल कर देगा। तो आपको वो सोचना नहीं है कि नहीं मैं बन गया, ऐसा कोई बनता नहीं है। ये सब डिसिप्लिन की बात है। जैसे मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड है, ये सब चीज़ें जो बताइए, इसको जो डिसिप्लिन से फॉलो करेगा वो ट्रेडर है। लेकिन कोई ऐसा ट्रेडर बताओ जो सिर्फ ट्रेडर है, एक बार पैसा आता है
तो हर इंसान चाहे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देगा, चाहे कोई रेंटल इनकम कर देगा, चाहे कोई और बिजनेस ओपन कर, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसको भी पता है जब मेरा लूजिंग फेस चलेगा ना, तब मेरे को ये जो साइड इनकम है ये मेरे को सपोर्ट करेगी। हाँ। और वो बहुत नेसेसरी है। आप देखो लाइफ में ना भगवान पैसा हर किसी को देता है, पहला 1 करोड़ भी हर किसी को देगा, जरूर देगा। आप थोड़ा काम तो करो। आपने तो कुछ लोग बोलेंगे हम तो बैठे घर में, कब दे रहा है 1 करोड़ पहला, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ काम करो। और पहला 1 करोड़ जब आ जाता है, मान लो मैं एक एग्जांपल वाली फिगर दे रहा हूँ, पहला 1 करोड़, उससे आप कुछ ना कुछ अपना बिजनेस वाला दिमाग चलाओ कि कुछ तो करो, कुछ रेंटल करो, कुछ नहीं तो एफडी कर दो भाई, सेफ्टी करो, पहले बेस बनाओ अपना। बेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग जब बनती है तो नीचे पिलर्स होते हैं बहुत सारे, डायरेक्ट बिल्डिंग नहीं बनती है, पिलर है वो बेस है उसका। तो जितना ज्यादा आप बेस बनाओगे ना, फिर ट्रेडिंग में जो नेक्स्ट लेवल आपकी शिफ्ट आएगा वो बहुत बढ़िया रहेगा। करो ना, चालू करो यूट्यूब चैनल, क्या है आप में अगर है, आप कुछ बता सकते हो, आप कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो तो करो। कौन रोक रहा है आपको? आपको अगर समझ रहा है कि मैं ट्रेडिंग में अच्छा हूँ, मेरे को अच्छे से नॉलेज देने आता है, मैं बात अच्छे से कर सकता हूँ, मैं जेन्युइनली जो मेरे को आता है वो अच्छे से वर्ड्स में निकाल सकता हूँ कैमरे के सामने, चालू करो। साइड इनकम हो जाएगी, कुछ ना कुछ बेसिक हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी, वो यू नेवर नो, राइट? तो बेटर है कि आप ट्रेडिंग तो करो ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये सोचते हैं कि जॉब छोड़ के ट्रेडिंग करो क्या, स्कूल छोड़ के ट्रेडिंग करो क्या। स्कूल भाई 13-14 साल के मैसेज आते हैं, भैया आई वॉच यू एवरी डे, यू इंस्पायर मी सो मच, आई वांटेड टू लीव स्कूल एंड स्टार्ट ट्रेडिंग फुल टाइम एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड आई एम 15 ईयर ओल्ड। कभी कभी 13-14 साल के भी मैसेजेस आते हैं। तो मैं बोला भाई तुम 13-14 साल के हो, मेरे को याद भी नहीं है मैं क्या कर रहा था 13-14 साल का जब था। और जब सच में इतना भी नहीं, मैं बिजनेसमैन ही पैदा हुआ कि मैं 13-14 साल में ये सब चीजें देख रहा था या ढूंढ रहा था। तुम्हारे पास इतना अच्छा इंटरनेट है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, जो भी यंग लोग है उनको ये सब एक्सेस मिल रहा है, यही उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल छोड़ दोगे सब कुछ कर दोगे, उनके पास फिगर आउट करने के लिए इतना टाइम है। मान लो कोई 15 साल का बच्चा है, 15 से 20 साल का होने तक 5 साल उसको बस फिगर आउट करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए। कैसे फिगर आउट करेगा? सोच के नहीं, हर चीज कर करके। ट्रेडिंग कर ले 1 साल यूट्यूब कर ले, 1 साल ड्रॉप शिपिंग कर ले, 1 साल वीडियो एडिटिंग कर ले, 1 साल कुछ और कर ले, 1 साल कुछ भी कर ले भाई। तो तू करके देख हर चीज। जितने भी लोग इस समय 13 से मान लो 15 से 20 साल के बच्चे हैं, उन सब के पास गोल्डन टाइम है फिगर आउट करने का। आप लोग पढ़ाई लिखाई के भरोसे पे मत बैठो, इतना मैं जरूर बोलूंगा। और पढ़ाई लिखाई छोड़ दो ये भी नहीं बोलूंगा। घर वाले चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, बिल्कुल करो, एवरेज अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, 70-75% अगर आपका आ रहा है। बाकी के टाइम में बिल्कुल टेस्टिंग करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, जो कर सकते हो करो। जहां से भी आपका ब्रेकआउट आ गया आप ट्राई करो, ट्रेडिंग में ट्राई करो ब्रेकआउट करने का, फिर वीडियो एडिटिंग में करो, फिर यूट्यूब में करो, फिर कार फ्लिपिंग करो, मैंने वो भी किया है। जहां पे ब्रेकआउट आया, जहां पे पहला 1 रुपए का भी प्रॉफिट आया ना, वही फील्ड है जो आपको 2 रुपए भी देगा, 3 रुपए भी देगा, 4 रुपए भी देगा, और 4 करोड़ भी देगा भाई। तो वैसी बात है। तो आपको ट्राई करते रहना चाहिए, बहुत सारी चीजें ट्राई करो, क्योंकि कोई भी 24 घंटे पढ़ाई नहीं करता है, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ ना। मैं कोई हवा में से डायरेक्ट 25 साल का तो नहीं पैदा हुआ। तो मैं भी पढ़ाई स्कूल की गया हूँ, ट्यूशन गया हूँ, कॉलेज गया हूँ, हर चीज़ मैंने भी की है। अटेंडेंस भी लगाया 75% जो मैंडेटरी होता है वो। तो मेरे को पता है कि कौन कितना बिजी है। और ये जितने भी बच्चे बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है भाई। कोई 24 घंटे पढ़ाई नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, सच बता रहा हूँ। तो वही है, आप टाइम वेस्ट मत करो, लड़कियों के पीछे मत भागो, नशे वशे तो भाई बिल्कुल भी मत करो। अच्छे लोग नशे से निकलना चाह रहे हैं, जो फंस चुके हैं। हनी सिंह का आपने देखा होगा पॉडकास्ट, वो भाई उसने अपने जीवन के शायद 5 से 6 साल वेस्ट कर दिए थे पीक पे। हनी सिंह को ब्लूटूथ किंग बोलते थे, इतने उसके गाने पसंद थे लोगों को। और फिर कुछ लोग आ गए जिनमें टैलेंट नहीं था, बट वो लोग आज बोल रहे कि इनका कमबैक क्यों नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो आप अगर चले जाओगे तो कोई तो भी लेस टैलेंटेड आदमी आ जाएगा, आपकी जगह ले लेगा। तो बेटर है कि आप नशे वशों में मत पड़ो, आप जगह बनाए रखो बस। भले ही आप कुछ स्पेशल मत करो, बट जगह पे रहो, आप दिखते रहो लोगों को, आप कुछ ना कुछ काम करते रहो, वो आपका ब्रेकआउट जरूर आएगा। एंड आज हनी सिंह इज बैक। ऐसी बात, ओजी इज ओजी, राइट। सो जैसे आपने बहुत सारी चीजें बताई, तो उससे 1-2 चीजें आपसे मेरे को पूछनी है। जैसे आपने कहा कि ट्रेडिंग कर रहे हो तो कुछ बिजनेसेस भी होने चाहिए। तो ऐसे बहुत ट्रेडर भी होंगे जो ग्रो कर रहे होंगे और उनको कुछ बिजनेसेस भी स्टार्ट करने होंगे। तो आप थोड़ा बता सकते हो कि आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे हो और एज ए ट्रेडर आप क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो?
देखो भाई, एज अ ट्रेडर सबसे पहले तो आप एक चीज जो स्टार्ट कर सकते हो जो इजी है, आप दूसरों को गाइडेंस दो। सिंपल है, इजी टू स्टार्ट है, लेस इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि यूट्यूब इंस्टाग्राम ओपन करो, जो आपने सीखा है उसको बोलो, कंटेंट क्रिएशन जो कि जीरो इन्वेस्टमेंट से चालू होता है। जैसे कि आपने बोला कि दूसरे ट्रेडर्स को बताओ, हाँ ठीक है, जो ग्रो कर रहे हैं अभी, जिन्होंने ग्रो कर नहीं लिया है अभी। हाँ तो उस टाइप के लोगों के लिए यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन आ गया एक चीज। दूसरी चीज आ गई, अगर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है 5-10 लाख की, स्टूडियो ओपन करो कंटेंट क्रिएशन के लिए, खुद का भी काम हो जाएगा, रेंट आउट करो, है ना। लोगों को, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके लिए कुछ बना के दो, उनको एडिट्स प्रोवाइड करो, उनको थंबनेल प्रोवाइड करो, उनको जो कर सकते हो करो। इतना डिमांड आ रहा है, इतने क्रिएटर्स आ रहे हैं, लेकिन हर कोई एडिटर तो नहीं बन सकता ना। हर किसी को टेक का नॉलेज नहीं है, हर किसी भाई किसी को वीडियो अपलोड करने नहीं आता है, आप उनको सपोर्ट करो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो और एक बार जब आप जीरो इन्वेस्टमेंट से ये वाली चीजें कर लोगे, मान लो आपने कंटेंट क्रिएशन कर लिया, जो भी कर लिया, और जब आप ट्रेडर बन जाओगे या फिर आपके पास पैसा आना चालू हो गया, या फिर एक कैसा रहता है ना, ट्रेडर बनने के बाद वो रेगुलर इनकम नहीं रहती है कभी भी। मंथली आ रहा है भाई, चलो मेरे पास 10 लाख महीने का, ऐसा नहीं है। 1 महीना कुछ नहीं आएगा, 2 महीना कुछ नहीं आएगा, 4 महीना कुछ नहीं आएगा, 5 महीना, 6 महीना भी कुछ नहीं आएगा, और लास्ट के 6 महीने में इतना आ जाएगा कि आपके 2 साल का निकल जाएगा। वो एक फेज आता है, प्रॉफिट का एक फेज होता है मार्केट में, वो किसी को नहीं समझता है। ट्रेडिंग इज नॉट अ रेगुलर इनकम, इट्स अ सीजनल इनकम। मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंडिंग है, जैसे अभी गोल्ड है, चल रहा है, सेल करके बहुत, जिसको नहीं भी आता वो भी पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है। तो फेज आ गया ना, तो अब उसने अगर पैसा कमाया, अब अगर वो सही स्मार्ट होगा ना, वो पहले तो प्रॉफिट विड्रॉ करेगा, उसको सेफ रखेगा, एंड फिर वापस से उसी कैपिटल से चालू करेगा जो उसका इनिशियल कैपिटल था। लोग गलती क्या करते हैं, पैसा हर कोई कमाता है ट्रेडिंग से, कोई भी ऐसा नहीं है जो देख रहा है जिसको आज तक प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा कोई भी नहीं होगा। गलती है 1000 रुपए से अगर 10,000 रुपए बनाए ना, 10,000 से ट्रेडिंग करने बैठ जाता है वो, जबकि उसको करना चाहिए 8,000 विड्रॉ कर ले तो 2,000 से वापस से चालू कर। तेरे में स्किल है ना, तो फिर से 2,000 से करना। जैसे कि मैं अभी मतलब जो यूट्यूब पे लाइव मैं करता हूँ, तो मैं लोगों के सामने कभी भी बहुत बड़े कैपिटल से नहीं करता हूँ। मैं हमेशा $2,000 के अकाउंट 4-5 हज़ार हो गया विड्रॉ, फिर से 2,000 से चालू करता हूँ, फिर वो डबल ट्रिपल हो गया। और ये पूरी जर्नी मेरी लाइव में रिकॉर्डेड है, सब कोर्सेज में। कोर्सेज तो ठीक है, फ्री है हर चीज़, कोई मेरे को यहाँ पे चार्जेस नहीं लेता हूँ मैं, बट जो सिखाने का मेरा ये है, उसमें भी लोग भी ऑब्जर्व करेंगे कि भाई ये $2,000 के अकाउंट है, 4-4.5 जैसे ही हुआ विड्रॉ कर लिया, फिर से 2,000 से ही। क्यों भाई मैं नहीं कर सकता कि 4 से? मैं $40,000 से भी कर सकता हूँ, करता भी हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बताता हूँ। तो कहने की बात यह है कि आप जितना ज़्यादा बैक टू बेसिक्स जाओगे, उतना आपकी जर्नी खुश रहेगी और थोड़ा सस्टेनेबल रहेगी। आप अपने आप को सस्टेन कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। जितने पैसे कमा रहे हैं फिर उसी से ट्रेड कर रहे हैं। कैसा है ना, $2,000 पे मान लो 5% का लॉस ले रहे हो आप, एग्जाम्पल, कितना लॉस होगा? $100 के आसपास मान लो, ठीक है। 5% इक्वल टू जो भी हो रहा है, एग्जाम्पल $100 का लॉस ले रहे हो आप। अब अगर वही $20,000 का अकाउंट आपने ग्रो कर लिया, 2,000 से 20,000, अब लॉस तो सेम है 5%। तो वही बात है कि जो भी आपका कैपिटल जैसे ही बढ़ता है ना, उतना आपका लॉस भी बढ़ जाता है। समझ रहे हो? तो ये लोगों को समझता नहीं, उनको लगता है एक बार उन्होंने कैपिटल बढ़ा दिया है, सबका बढ़ता है, एक ना एक फेज आता है, वो वापस से ना वहीं पे जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्क बढ़ जाता है, फिर लॉट साइज बढ़ जाता है, फिर लालच बढ़ जाता है, फिर ईगो आ जाता है, फिर घमंड आ जाता है, फिर साथ में अगर ट्रेड नहीं चल रहे तो लूजिंग स्ट्रीक आ जाती है। तो यही है, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल, इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट। आप जितना सेल्फ कंट्रोल लो, आप में लालच कम होना चाहिए। आप कंजूस बन के ट्रेड करो, आप मत रखो मार्केट में उतना पैसा। ब्रोकर तो खा जाएगा भाई, ब्रोकर आपके पैसे खाने के लिए बैठा है। एक ऐसा वोलाटाइल मूव आएगा ना, ब्रोकर बोलेगा इनसाइड ऑर्डर लेके चला गया। आप बोलोगे नहीं, मेरी तो कैंडल यहाँ तक आई भी नहीं है जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लिया था, लेकिन वो लेके जाता है। अभी वैसे ही हुआ था, अभी जितना ये इथेरियम में जो लास्ट टाइम ये आया था ना, अब मैं थोड़ी ना उससे झगड़ा करूंगा। अब हमारे को तो ठीक है, हमको डायरेक्ट बात है हमारी ब्रोकर में, कर सकते हैं हम लोग उतना, मतलब अगर हम वीडियो बना दे वगैरह तो, बट नहीं बोल सकते भाई, क्या ही कर लेंगे बताओ मेरे को। सही बात। तो ऐसी बात है। तो आप ब्रोकर में मत रखो पैसे, आपने रखो, लेकिन जितने से ट्रेड करे उतने रखो। प्रॉफिट हुआ विड्रॉ करो, फिर से डालो ना। लॉस हो गया, आपको लग रहा है फिर से मेरे को करना है, तो फिर से डालो, लेकिन पूरा पैसा एक साथ मत रखो, क्योंकि पूरा पैसा रखने के साइड इफेक्ट्स ये है, आपको लगेगा अच्छा मेरे पास तो इतने पैसे हैं, मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ, अच्छा मैं और एवरेज कर सकता हूँ क्या? आप लूजिंग ट्रेड होल्ड कर लोगे और क्वांटिटी ऐड कर दोगे। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसे अभी आपने बात करी थी जैसे ट्रेडिंग की एंड ऑल, तो उसमें जब लॉस होता है, मान लो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस होता है, तो उसमें मान लो जब फेज आ जाता है लॉसेस का, तो उसको कैसे बैक करना चाहिए?
लॉसेस का फेज तो आएगा भाई, हाँ, अभी नहीं आया क्योंकि तब कॉन्फिडेंस नहीं होता है। राइट 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 और जैसे आपने होल्ड की बात करी कि होल्ड नहीं होता, लॉस में तो होल्ड हो जाता है बट हाँ। प्रॉफिट में वो होल्ड नहीं कर पाते, राइट राइट। तो वो आप बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो कैसा होता है ना, अभी जितने भी लोग मुझे लाइव ट्रेडिंग में देखते हैं ना, एक ऐसा फेज आ गया था भाई, मेरे को 1:3 1:4 मिला ना, मैं अंधाधुन होल्ड कर रहा हूँ, होल्ड ही कर रहा हूँ। मतलब 1-1.5 महीना 2 महीना मैंने ऐसे लाइव स्ट्रीम किए, $1000 $1500 $2000 दिख रहा है, मैं बुक ही नहीं करता हूँ, वो रिवर्स हो जाता है, वापस एंट्री पे आ जाता है। ये ऐसा मैंने किया, मैं देखना चाह रहा था कि भाई होल्डिंग का क्या ही है। तो फिर मेरे को पता चला कि एक्सट्रीम होल्ड भी नहीं करना चाहिए और एक्सट्रीम बुक भी नहीं करना चाहिए तुरंत। तो एक फिक्स कर लो 1:2 से 1:3 के बीच में, ये हो गया। और जब लूजिंग फेज आता है उसको कम बैक कैसे करें, आप ये पूछ रहे हो। हाँ। तो लूजिंग फेज तो भाई आता ही रहेगा, उसके साथ आपको समझौता करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रात के बाद सूरज वापस आएगा, राइट। सूरज अगर ढल रहा है तो वापस कल उगेगा भी, तो ठीक है ना, आज शांत बैठो। आपका जैसे एक लॉस हो गया ना, आप बंद कर दो, चार्ट मत देखो, नेक्स्ट डे आओ, जीरो से रिफ्रेश करो, क्योंकि लॉस हुआ ये किसको पता है, आपका लॉस हुआ है किसको पता है, सही बात, सिर्फ आपको अब पता मेरे को है, पता है। मार्केट को तो नहीं पता ना। हाँ। कि मार्केट तो ऐसा नहीं बोलेगा इसका कल लॉस होता ना, इसको आज भी बताता हूँ मैं, चल आज भी तेरा, ऐसा नहीं। मार्केट को पता ही नहीं है भाई किसका लॉस हुआ है किसका नहीं हुआ है, वो तो आपके दिमाग को पता है, और आपका दिमाग आपके साथ गेम खेलता है। सुन, तेरा कल लॉस हो गया था, तू आज ट्रेड मत कर, या फिर तू ये वाला ट्रेड मत ले, ये वाला सेटअप अच्छा नहीं है, ये अपना जो वो ईविल पीछे से होता है ना, वो बोलता रहता है। तो आप उस पर ध्यान मत दिया करो, जो भी है आप एक न्यूट्रल माइंडसेट से आओ। कल लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो चला गया है, वो जा चुका है, वो बीत गया है, तो उस पर आपको फोकस नहीं करना है। जो भी है फ्रेश माइंडसेट से आना है, और भले ही आपके 4 लॉसेस होने दो बैक टू बैक, 5वां प्रॉफिट होगा, मतलब होगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, एग्रीमेंट करके दे सकता हूँ, ऐसी बात है। क्यों मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि ये सारी जर्नी देख के ही आया हूँ ना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसके थ्रू गया हुआ हूँ। मेरे को पता है कितना डिप्रेसिंग लगता है लॉस होने के बाद, कितना फर्क पड़ता है, कितना रोना आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी लगता है मैं गिव अप कर दूं। बट गिव अप जैसे ही आपको लगता है ना गिव अप कर दूं, वही एक टाइम है जब आपको एक और ट्राई देना चाहिए, एक और चांस देना चाहिए, तो वही है। सो जैसे आप अब जाके प्रॉफिटेबल हो, तो यंग ट्रेडर विराज, जो भी ट्रेडर वाजपेयी जी हैं, उन्होंने ऐसा क्या अलग किया बाकी ट्रेडरों से जो कि आज वो प्रॉफिटेबल है? ये क्वेश्चन मेरा सिमिलर रहता है, मैं पूछता ही हूँ हर सबसे। देखो अलग मैंने क्या किया, मैंने आपको बताता हूँ। सबसे सिंपल सी बात है, मैंने कभी भी ना कैपिटल ड्रास्टिकली नहीं बढ़ाया, ये मेरे को ऐसा लगता है। मैं कंजूसी से ही ट्रेड करता हूँ आज भी। जैसे कि अभी आप अगर देखोगे तो बाकी जो भी अपने फ्रेंड्स या जो भी है, वो बड़े लॉट से भी ट्रेड करने लग जाते हैं। बट मैं ऐसा सोचता हूँ कि मान लो मेरा खर्चा कितना है मंथली का, उतना अगर मेरे को मिल रहा है तो मेरे को ज़्यादा लालच नहीं, क्योंकि सेफ्टी से और शांति से जब मैं ट्रेड करता हूँ, मेरे को पता है कि मैं जितने से ट्रेड करूँ, ये पूरा अकाउंट भी खाली हो जाता तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बाकी सेविंग्स कर लिए। तो अब मैं कितना रिलैक्स माइंडसेट से ट्रेड करूँगा, ये आप अंदाज़ा लगा लो। मेरे को कोई ऐसी नीड नहीं है कि मेरे को ये यहाँ से ट्रेड से पैसा निकालना ही पड़ेगा। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सेफली ट्रेड करता हूँ, मैंने सेफ्टी को प्रायोरिटी दी है। आप बोल सकते हो कि बहुत सेफ प्लेयर हूँ मैं कभी भी अंधाधुंध रिस्क नहीं लेता हूँ, या फिर बहुत कभी लालच में आगे ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे लिए एक ऐसी अलग चीज़ है, एक तो हो गया डिसिप्लिन, 1 ट्रेड पर डे मतलब 1 ट्रेड पर डे। ये जितने लोग देख रहे हैं ना, सब एग्री करेंगे, क्योंकि जितनी भी मेरी कम्युनिटी है ना, जो YTV गैंग के मेंबर्स है, इतने भाई दिल से कनेक्शन है ना उनको हमारा। मैं अगर आधा सेंटेंस बोलता हूँ ना, बाकी का सेंटेंस वो लोग पूरा कर सकते हैं, इतना मतलब आप कभी लाइव में आओगे तो देखना, इतना मतलब बेस्ट लोग मिले। मुझे ऐसा लगता है 1 मिलियन की अगर किसी की कम्युनिटी होगी और मेरी मान लो 1.5 लाख यूट्यूब पे है, तो 1.5 में से 1,40,000 लोग पूरे मेरे दिल से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के लोग हैं, तो वो लोग बता सकते हैं। डिसिप्लिन इतना है ना भाई, 1 ट्रेड पर डे। मैं लाइव आता हूँ, मैं 1.5 घंटा बैठा रहता हूँ, मैं कोई ट्रेड नहीं लेता हूँ। डिसिप्लिन है ना। लाइव में आए हवाबाजी करने के लिए ज़बरदस्ती ट्रेड ले रहा हूँ, नहीं ले रहा हूँ भाई। लोग निराश होकर कभी कभी जा सकते। कोई नया आदमी आया है लाइव पे, तो उसको तो लगेगा ना यार ये ट्रेड क्यों नहीं दे रहा, ट्रेड क्यों नहीं दे रहा। बट हमको पता है कि हमने कल अच्छा प्रॉफिट किया, आज हमको नीड नहीं है ट्रेड करने की। बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा तो ज़रूर लेंगे। तो ऐसा एक तो हो गया डिसिप्लिन, दूसरा हो गया सेफ्टी। सेफ्टी से ट्रेड करो आप। पैसा मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे बिजनेस करो, चाहे ज़िंदगी में कुछ भी कर लो आप। घर चलाना है, सारी चीज़ें ना, उसके लिए पैसा का मैनेजमेंट लगता है। मनी मैनेजमेंट इज़ द की। कोई हाउसवाइफ है, वो बेस्ट मैनेजमेंट कर सकती है, क्योंकि उसको पता है कि हाथ में इतना पैसा आता है, उसमें से इतना खर्च करना है, ये करना है।
बाकी कोई बिजनेसमैन है, कोई प्रॉपर दुकान चलाता है ना, उसको पता है उसकी दुकान में कितने का स्टॉक है, कौन से प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, कितने की सैलरी वो दे सकता है। क्या ये मनी मैनेजमेंट? ट्रेडर्स को क्या है भाई मनी मैनेजमेंट? कुछ नहीं पता है ट्रेडर्स को। मतलब जो नए नए ट्रेडर्स आ रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनको इतना पता है अकाउंट में $2000 है, $500 माइनस हो गया। भाई ऐसे बिजनेस करोगे क्या आप? $2000 के अकाउंट पे 500 माइनस करोगे, 4 ट्रेड में तो खाली हो जाओगे आप $50-60 का रिस्क लो मैक्सिमम। $50-60 का रिस्क लो, उसमें 1:2 $100 कैप्चर की करने की कोशिश करो। लॉस हुआ तो $50 है, आपके पास $1950 अभी भी बाकी है। अगले ट्रेड में लॉस होने दो, $50 चला जाएगा, 1900 अभी भी बाकी है। अगले और 2 ट्रेड में लॉस होने दो, अभी भी $1800 है। आपने कितना ड्रॉ डाउन किया? बस $200। 2 ट्रेड और 1:2 कैप्चर करोगे, बैक टू ओरिजिनल कैपिटल। फिर 1-2 ट्रेड और प्रॉफिट करोगे, 2200 हो गया, 2000। ऐसे ही ग्रो होगा। और ये किसी को एक्सेप्टेड नहीं। मेरे को अभी इतने साल हो गए तो भी मैं धीरे धीरे स्लो एंड स्टेडी ही ग्रो करता हूँ। मैं सारा प्रॉफिट विड्रॉ कर लेता हूँ वापस से उसी कैपिटल से। मैं बार बार अपने आप को टेस्ट करता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं चलो मैं बन गया हूँ ट्रेडर, अब मेरे को लाना चाहिए, चलो 100K के अकाउंट से ट्रेड करते। नहीं भाई, आराम आराम से, शांति से, कोई जल्दबाजी नहीं है। इस माइंडसेट से करोगे ना तो स्लो एंड स्टेडी बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी होगी। तो जैसे आप अभी बता रहे थे कि लोगों को समझना चाहिए कि रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा है, तो लोगों को ना आज की डेट में, जैसे आज इंडियन मार्केट की सिचुएशन है, आज के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि इंडियन मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप हो गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग करें, क्रिप्टो करनी है, क्रिप्टो का ट्रेंड चल रहा है लेकिन क्रिप्टो कैसे करें, या फॉरेक्स का चल रहा है लेकिन फॉरेक्स इलीगल है। तो लोगों को जो स्टार्ट कर रहा है उनको क्या करनी चाहिए? भाई देखो, जो क्रिप्टो मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट में कैसा होता है ना, आप 2 टाइप से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक तो इन्वेस्ट कर दो या तो ट्रेड कर दो। अब मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग क्या ही सोचते हैं हमेशा, क्योंकि क्विक मनी मिलता है ना, उनको दिखता है कि वाह इधर तो 1 मिनट में अकाउंट में लाख रुपए आ रहा है। अब क्रिप्टो मार्केट में होता है फेजेस। अब आज ट्रेंडिंग चल रहा है ना, हो सकता है अगले 2 साल वो साइडवेज रहे, कुछ वॉल्यूम्स नहीं रहेंगे मार्केट में, लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करो। जैसे अभी मान लो बिटकॉइन अभी रिसेंटली 88,000 के भी नीचे आ गया है। हाँ। आज ही मैंने एक पोस्ट अपलोड की है टेलीग्राम पे वगैरह, मैंने ये बताया कि बिटकॉइन 22% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, इथेरियम 48% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। क्या करना चाहिए अभी? ट्रेड करोगे या इन्वेस्ट करोगे? करना चाहिए। अच्छी चीज डिस्काउंट में, आईफोन पे अगर 5000 का डिस्काउंट लग जाए ना, लाइन लगा देंगे लोग। हाँ सही बात। अब आईफोन क्या दे रहा है भाई? क्या दे रहा है बताओ मेरे को, क्या है भाई? मेरे को तो समझ में नहीं आता। ठीक है मैं भी आईफोन ही यूज कर रहा हूँ, बट उसका आईफोन 13 देख लो, 14 देख लो, 15 देख लो, 16 देख लो, साइज के अलावा मेरे को नहीं लगता उसमें कोई डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस है तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है? हमको तो वही इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, जो भी अपने ट्रेड वेड करना है, बस इतना ही। तो फर्क नहीं है ना। लेकिन लोग ऐसी चीज़ों में देखते नहीं है खर्चा करने के पहले। और जब क्रिप्टो मार्केट है मान लो, तो अभी डिस्काउंट पे चल रहा है। मैंने एक और पोस्ट करी है, निफ्टी ऑलमोस्ट अभी 18% डाउन है, स्मॉल कैप 25% डाउन है। आज की पोस्ट है मेरी टेलीग्राम की। भाई 25% अगर डिस्काउंट में स्मॉल कैप मिल रहे हैं ना, उसमें डेफिनेटली आप अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक्स देखो। नहीं अगर समझ में आता तो रेडीमेड बास्केट्स होते हैं आजकल, ऐप्स निकले, ग्रोथ एंड इनकम वगैरह, उस टाइप के जो बास्केट होते हैं उसमें डाल दो। आपको देखने की जरूरत नहीं कौन से स्टॉक में पैसा जा रहा है। तो आज ये टाइम में आप आईफोन बेच के इसमें पैसा लगाओ, मैं तो ये बोलूंगा। नहीं है ना पैसा, लोग आईफोन पे मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे इस समय पे और सोच रहे होंगे कि यार ये बात तो सही बोल रहा है, बट मेरे पास तो पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। भाई जिस फोन पे देख रहे हैं ना उसको बेच और लगा पैसे। ये टाइम है इन्वेस्ट करने का। हाँ। जब डिप आ रहा है मार्केट, जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तब सब लोग आ जाते, तब सेंटिमेंट पॉजिटिव होता, वाओ इंडियन मार्केट कितना अच्छा जा रहा है, नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमीज इंडिया, ये वो बूमिंग इकोनॉमी, इन्वेस्ट इन इंडिया। और अब जब मार्केट नीचे जा रहा है ना, ऐसी नेगेटिव न्यूज़ है सारी, इंडियन मार्केट में इतना पैसा वाइप आउट हो गया, क्रिप्टो मार्केट में इतना पैसा वाइप आउट हो गया। जब नेगेटिव सेंटिमेंट है ना, आप खरीदो ना, क्योंकि पैसा उसी ने बनाया। रियल एस्टेट में भी आप अगर देखो, जब क्राइसिस आती है ना, तो अचानक से मार्केट में ना कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, आपको जगह बेचनी है, हम खरीदेंगे ना, आपको जगह बेचनी है, हम तो तब समझो, आप स्टडी करो ये लोग क्यों खरीद रहे हैं भाई। जो जगह आज से मान लो 2 साल पहले 1 करोड़ की थी, मान लो 2020 चालू है, 2020 में 1 करोड़ की जगह लोग 60-65 लाख में बेचने को निकाल रहे थे। वो थे रिटेलर्स, वो थे जो डरपोक लोग होते हैं। उस टाइम पे 60-65 में खरीदे लोगों ने, आज वो 1.5 करोड़ की हो गई जगह, 3x स्टॉक्स में। 2020 में जिसने भी निफ्टी 20 में ही पैसा लगा दिया होगा ना, तो अभी तक उसका कितना रिटर्न्स निकल गया आप खुद देख लो, 3x 4x 4 साल में, 5 साल में। कम है क्या? नहीं बताओ।
तो स्टडी कर लो, एज वाइज आपको ये देखना चाहिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। हमारी एज है 20 to 25, 20 to 30 स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिनिमम 70% पोर्टफोलियो आपका स्मॉल कैप में होना चाहिए। आप 30 प्लस जा रहे हो, आपका 70% पोर्टफोलियो मिड कैप में होना चाहिए। आप 40 प्लस हो, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, लेकिन इन्वेस्ट करो और ऐसे अंधाधुंध इन्वेस्ट मत करो। मैंने अपना पोर्टफोलियो 6 महीने में 45% रिटर्न्स दिख गया था, इसलिए मैंने बेच दिया था आज से 6-7 महीना पहले। वो अगर वेट करता तो मेरे को भी 70-80% के आसपास रिटर्न दिख जाता। लेकिन ठीक है, मैं टाइम नहीं कर सकता मार्केट, मेरे को उसी टाइम लग गया था कि मार्केट क्रैश करेगा, और तब से आज तक मेरे पोर्टफोलियो में 0 क्रिप्टोज है। क्रिप्टोज और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ इंडियन मार्केट की, तो क्रिप्टो तो ठीक है अभी है ही नहीं, 0 है। और अभी मैं ऐड करूंगा क्योंकि अभी डिप आ रहा है ना, अभी धीरे धीरे अभी ऐड कर सकते हैं। और स्पेशली जो स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो स्टॉक्स 7-8 महीनों से इन्वेस्टेड नहीं हूँ मैं, आई एम सिटिंग ऑन कैश, क्योंकि इसी दिन का मैं वेट कर रहा था। अब आज मैंने जैसे एनालाइज किया, जनरली देखा स्मॉल कैप 25% डिस्काउंट पे। अब थोड़ा आप लमसम इन्वेस्ट कर दो, SIP चालू कर दो, सब कुछ कर दो, क्योंकि जिसने भी टॉप पे इन्वेस्ट किया है ना, उससे आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट करोगे। अगर मार्केट वापस से जहां था वहां भी जाएगा तो भी कोई एक्स्ट्रा रिटर्न्स की जरूरत नहीं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिखेंगे। तो थोड़ा स्मार्ट बनना है बस। ट्रेड, जैसे कि अभी मान लो 4 दिन पहले हम लोगों ने लाइव पे ही एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया था गोल्ड में। 4 दिन से कोई ट्रेड नहीं लिया है मैंने। अच्छा, मिल गया प्रॉफिट। 4 दिन शांत बैठे, कोई नहीं, कोई ना कोई ट्रेड दिया है ना कोई रिकमेंड किया, कुछ नहीं, शांति से बैठे हुए। तो स्मार्टली पैसा मैनेजमेंट हो गया ना, ये पैसा मैनेजमेंट, ये लालच नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। और एक चीज, जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं कभी फोन पे चार्ट देख के कभी ट्रेड नहीं करता हूँ कि भाई चलो करते करते ट्रैवल करते करते कोई ट्रेड ले लिया। नहीं भाई, जब कंप्यूटर सामने है, जब मैं 1 घंटा बैठ के देख रहा हूँ और जब मेरा डिसीजन बन रहा है, तभी मैं कुछ ना कुछ एंट्री बना सकता हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकता। तो ऐसी बात है। ये तो बहुत बढ़िया आदत है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, जैसे अभी इंडियन मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो इंडियन मार्केट इतना ज़्यादा गिर रहा है, इसके मेजर रीजंस क्या क्या हैं? भाई देखो, सबसे पहले ना, इंडियन मार्केट इतना ज्यादा गिर रहा है, उसकी रीजन जानने की मेरे को तो जरूरत नहीं है, पहली बात। और ना आपको है ना ऑडियंस को है। लोग यही गलती करते हैं कि इंडियन मार्केट क्यों गिर रहा है सर, क्यों गिर रहा है? भाई गिर रहा है, क्या करना है पता है? इन्वेस्ट करना है, करो ना इन्वेस्ट। क्यों जानना है आपको? हो सकता है किसी ने, ट्रम्प ने कुछ बोल दिया होगा, किसी ने कोई पॉलिसी ला दी होगी, मैं कभी न्यूज में पढ़ता ही नहीं हूँ। चार्ट जिसको समझ गया ना, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, उसके बाद कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट गिर रहा है, होगा कुछ रीजन, गिर रहा है ये तो सच है ना, गिर रहा है, कितना % गिर रहा है ये अपने को पता है। अब रीजन जानने का मीनिंग तब होता जब ये रीजन गिरने से पहले मुझे कोई बता रहा है आके कि भाई देखो ये रीजन से, इसकी वजह से इंडियन मार्केट गिर सकता है या फिर गिरने वाला है, कोई श्योरिटी अगर बता दे मुझे श्योरली, तब उसका कुछ मीनिंग मेरे लिए होगा। अदरवाइज मेरे लिए दुनिया में क्या चल रहा है, किसने क्या बोला है, चाइना ने क्या किया, कहाँ वॉर चल रही है जिसके वजह से मार्केट पे क्या इम्पैक्ट करेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर देखता हूँ। चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे ट्रेडिंग हो, मेरे लिए सब कुछ सिर्फ चार्ट है। मार्केट गिर रहा है या गिरने वाला है, वो भी चार्ट के ऊपर बेटर दिखेगा। आप न्यूज रिसर्च करोगे ना, कैसा है, गिरने के बाद 100 रीजन आ जाते हैं क्यों गिरा, और हर कोई बोलेगा इसके वजह से गिरा, कोई बोलेगा इसकी वजह से गिरा, कोई बोलेगा इसकी वजह से गिरा। रियल रीजन क्या है? कौन प्रूफ दे रहा है कि इसी रीजन की वजह से गिरा? वो तो भाई जब मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग बोलेंगे इस साल बारिश अच्छी हुई थी इसलिए मार्केट ऊपर गया। कोई बोलेगा कि अमेरिका में कुछ हो गया था, ट्रंप ने नूडल्स खाना छोड़ दिया था इसीलिए मार्केट ऊपर गया। कुछ भी बोलेंगे भाई रैंडमली, नहीं फर्क पड़ता न्यूज़ का या फिर क्यों गिरा, रीज़न जानना ही नहीं है। गिरने से पहले कोई बता रहा है तो सुन लो रीज़न, गिरने के बाद मैं आपको बोल दूंगा। चलो मैं आपको कोई इंटेलेक्चुअल सा रीज़न दे देता हूँ, भाई क्या हुआ था ना, उधर इतना इतना ये हो गया था, उधर ट्रंप ने $200 बिलियन का कुछ तो भी कर दिया था, ये वो ऐसा कॉम्प्लिकेट करके आपको रीज़न बोलूंगा। आपको भी लगेगा भाई क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है, ऑडियंस को भी लगेगा भाई ये तो स्मार्ट बंदा है। नहीं भाई उसका फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ़र्क नहीं पड़ता क्यों गिर रहा है, क्या गिर रहा है। इतना पता है 25% स्मॉल कैप गिर गया है, मेरा उसी पे नज़र है, मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा, सिंपल। तो विराज भाई जैसे मार्केट गिर तो रहा है, वो तो हम सभी देख रहे हैं, तो चार्ट को देख के आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ से सपोर्ट ले सकता है या और कितना गिर सकता है? भाई देखो, वो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि अगर आप एक ट्रेडर हो ना, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं कि मार्केट ऊपर कब जाएगा नीचे कब जाएगा, क्योंकि आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो सकता है गिरते हुए मार्केट में कभी कभी आपने अप मूव के भी ट्रेड्स में पैसा कमा लिया होगा, रिट्रेसमेंट कैप्चर कर लिया होगा। और इन्वेस्टर की जहाँ तक बात है, इन्वेस्टर्स को थोड़ा बड़ा पिक्चर देखना चाहिए, टॉप से कितना % गिरा है वो देख लेंगे अपन, ठीक है। और सपोर्ट
कब लेगा ना, वो इन्वेस्टर्स के लिए सपोर्ट मायने नहीं रखता, क्योंकि ठीक है ना, उन्होंने आज इन्वेस्ट किया, मान लो 10% और गिर गया मार्केट, वो वहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। मान लो रिवर्सल ले रहा है मार्केट, तो फिर वो ज़्यादा पैसा नहीं डालेंगे, बट SIP एटलीस्ट चालू रखेंगे। और इन्वेस्टर का पैसा ऐसा सपोर्ट लेगा या थोड़ा सा सपोर्ट लेगा, उसमें थोड़ी ना बनेगा, वो तो वापस से जब मार्केट ऑल टाइम आ जाएगा तभी बनेगा। तो एज एन इन्वेस्टर सपोर्ट चाहे कहीं पे भी ले ले, अभी गिरा है, अभी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड रिवर्सल कब आता है, वो मैं आपको एक चीज़ मतलब एक बेसिक मतलब बताना चाहूँगा। मार्केट अगर स्ट्रेट वे में गिर रहा है तो एक पुल बैक लेगा, पुल बैक ले सकता है वो, ज़्यादा मतलब पूरा रिवर्स होगा। वी शेप रिकवरी रेयर चांसेस है, जैसे 2020 में गिरा था, उसके बाद वी शेप में गया वो। लेकिन अभी अगर आप देखोगे गिर रहा है तो ये और भी गिर सकता है, क्योंकि भाई 4 सालों से बुल रन ही चल रहा है। हाँ। ये कितना पैसा कमाएंगे बुल्स बाय कर करके, लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे। अभी एक रोटेशन का टाइम आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है इंडियन मार्केट में जितने भी लोगों ने 2020 से पैसा कमाया, अब वो पैसा निकलेगा, वो पैसा थोड़ा रियल एस्टेट में आएगा, थोड़ा दूसरे एसेट्स में जाएगा। क्रिप्टो में कितना लोगों ने पैसा कमा लिया है, वो पैसा भी अभी निकलेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी कुछ, और वो भी पैसा रियल एस्टेट में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगला चांस जो है बुल रन वो रियल एस्टेट का रहेगा, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई, हाँ। स्टॉक्स ऑल टाइम हाई है, क्रिप्टो ऑल टाइम हाई जाके अभी धीरे धीरे गिरे। तो हर कोई ऑल टाइम हाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे के, लोगों को पैसा दे के फिर अभी नीचे गिरा है। तो अब जो स्मार्ट लोग हैं, जो बिग मनी है, जो स्मार्ट मनी है, वो तो निकलेगा ना, क्योंकि उनको तो पैसे से मतलब है, वो किसी एसेट के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहते। इधर पैसा लगाया, पैसा बन गया, पैसा निकालो, इधर पैसा लगाओ, इधर पैसा लगाओ, ऐसे एसेट रोटेशन चलती रहती है। और उस एसेट रोटेशन की जो बारी है, आई थिंक वो अब रियल एस्टेट में, बहुत सारे फिन इन्फ्लुएंसर्स जो पिछले 4 साल में आ गए थे, रियल एस्टेट में पैसा मत लगाओ, फ्लैट मत खरीदो, ये मत खरीदो। अब जब मार्केट गिर रहा है तो ऐसे मीम्स आ रहे हैं कि वो FD मतलब FD को लोग बहुत प्रेज कर रहे हैं, RD को प्रेज कर रहे हैं, रियल एस्टेट को प्रेज कर रहे हैं। तो अब ऐसे भी मीम्स आने लग जाएंगे कि और करो क्रिप्टो में इन्वेस्ट, बट वो गलत भी नहीं है, फेज होता है, आपको भी फेज के साथ, मार्केट के ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। सो जैसे क्रिप्टो की बात करी हमने, अभी आपने क्रिप्टो के बारे में बताया, क्रिप्टो भी बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, तो क्रिप्टो पे अभी अप्रोच करने का बेस्ट वे क्या है? अभी क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्रिप्टो में? देखो, अभी तो इन्वेस्ट ही कर सकते हो आप क्रिप्टो में, जो भी मेन क्रिप्टोज है, बिटकॉइन, इथेरियम हो गया, XRP, सोलाना, राइट, और टॉन हो गया, जो अच्छे फंडामेंटल्स है। जैसे टॉन, मान लो ये लेयर 1 है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनते हैं। जैसे टेलीग्राम कैसे चल रहा है, पूरा टेलीग्राम टॉन के ऊपर चल रहा है, टेलीग्राम का पे आउट भी टॉन में आता है, टेलीग्राम के ऊपर ऐड लगाना है तो भी टॉन यूज़ होता है। तो किसी रीज़न के लिए टॉन यूज़ हो रहा है, तो उसके पास रीज़न है, राइट। अननेसेसरी कोई मीम कॉइन में मत जाओ, सब मतलब इजी बोलूँगा। आपको लगेगा कि कोई मान लो ट्रम्प कॉइन आ गया, कोई डॉज कॉइन आ गया, कोई शिबा इनू आ गया, भाई जाएगा जिस स्पीड से जाएगा ना, उससे डबल स्पीड से नीचे भी आएगा। कुछ बेस रहना चाहिए, कुछ फंडामेंटल रहना चाहिए, कुछ तो उसके पीछे रीज़न रहना चाहिए, है ना। जैसे बिटकॉइन है, काफ़ी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है वो। इथेरियम है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, वो इथेरियम एक आप बोल सकते हो कि एक बेस है उसके पास। तो उस टाइप से जो आपको समझता है उसमें इन्वेस्ट करो, और जो अच्छे खासे मार्केट कैप है, जिनका बेस है, जिनके ऊपर कुछ प्रोजेक्ट्स बनते हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है, बस उन क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करो। ज़्यादा दिमाग इसमें भी मत लगाओ। इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए करो, है ना। क्योंकि अभी इतना रिटर्न जब क्रिप्टो मार्केट ने दिया और आप अभी इन्वेस्ट करोगे डिप पे, मान लो आपने डिप बाय भी कर लिया और आप एक्सपेक्ट करो चलो 1 महीने में वापस वहाँ जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन ही गलत है। अब आपने मिस किया है तो उसका प्राइस तो पे करना पड़ेगा। हो सकता है आपको अगले 3-4 साल रुकना पड़ जाए, क्योंकि क्रिप्टो का भी साइकिल है। हो सकता है 2-3 साल 4 साल वो वहीं का वही रहे, साइडवेज रहे। अपन टाइम नहीं कर सकते मार्केट को। तो अब जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको सोच समझ के, उनको बहुत टाइम लगेगा, चाहे इंडियन मार्केट में कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। क्योंकि अब अगर मैंने बोला है, कुछ लोग आज इन्वेस्ट भी कर देंगे, उनको लॉजिक भी मेरा सही लगेगा कि हाँ मार्केट नीचे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर 6 महीने तक कुछ रिटर्न नहीं देता है मार्केट, तो लोगों को लगेगा ये क्या है भाई। तो ऐसे ही है, आपने मिस किया है एक बुल रन, अब अगले बुल रन के लिए टाइम लगेगा, सिंपल। तो जैसे अभी आपने काफी सारे मीम कॉइन्स की बात करी है, आजकल ट्रेंडिंग में एक PI कॉइन करके है। हाँ। तो इसकी ये क्या है, इसकी भाई क्या सच बताऊं सच्चाई तो है? मैंने इसके बारे में कुछ रिसर्च भी नहीं करी है, ना ही मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि जो भी चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आ जाती है ना, तो मैं उससे थोड़ा दूर ही हो जाता हूँ। मतलब मेरे को अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि सच बताओ तो मेरा मेन फोकस ट्रेडिंग पे रहता है। और इन्वेस्ट, अगर आप बोलोगे कि बड़ा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हो, तो मैं एक तो इंडियन स्टॉक्स में करता हूँ जो कि स्मॉल कैप होते हैं मेरे लिए, और दूसरा रियल एस्टेट में। मैं क्रिप्टो में हार्डकोर इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ बिटकॉइन, इथेरियम, दैट्स इट। लेकिन आप अगर पूछोगे कि हैवी क्रिप्टो पोर्टफोलियो है क्या, तो नहीं,
अभी तक तो मेरा कोई ऐसा बहुत एग्रेसिव बड़ा पोर्टफोलियो क्रिप्टो में नहीं है। इंडियन मार्केट में डेफिनेटली मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, आपका पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। बट क्रिप्टो में आप बोलोगे मीम कॉइन है, पाई कॉइन, मैं बताया मीम कॉइन्स में तो मैं उसको एक टाइम भी नहीं देता हूँ कि भाई चलो 5-10 मिनट देख ले, ऐसा है। क्योंकि पहले से मैं आपको जैसे बताया, मैं सेफ प्लेयर हूँ, थोड़ा स्टेबल स्टडी जहाँ पे चीज़ें है वहीं पे मैं अपना दिमाग और टाइम डालता हूँ, ऐसी बात है। सो इसी तरह से जैसे क्रिप्टो पे होते हैं, आप तो काफ़ी टाइम से क्रिप्टो कर रहे हो और आपने काफ़ी एक्टिवली किया है, तो क्रिप्टो में जो ज़्यादा पैसे होते हैं वो कैसे बनते हैं? स्पॉट में इन्वेस्ट करके बनते हैं या ट्रेड करके बनते हैं? पैसे तो ज़्यादा भाई ट्रेड करके ही बनेंगे, क्योंकि देखो आप फ्यूचर्स ट्रेड करोगे, आप कम पैसे में ज़्यादा कैपिटल ट्रेड कर पा रहे हो। स्पॉट में आप करोगे तो आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा ना, हाँ। सिंपल सी बात है। आप ट्रेडिंग में जो लेवरेज मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलता है। मान लो आप गोल्ड ट्रेड करो, बिटकॉइन करो, कुछ भी करो, क्रिप्टो मार्केट में ऑब्वियसली लेवरेज बहुत अच्छा मिलता है। जैसे कि हम लोग मान लो बिटकॉइन में ट्रेड करते थे, आज से मान लो 6-8 महीने पहले की अगर बात मैं बताऊँ, तो अगर आपने $300 का ट्रेड प्लेस किया ना, तो उसमें $400-500 का प्रॉफिट आपको उसी ट्रेड में 15-20 मिनट में भी दिखता है। तो इस टाइप का अगर लेवरेज आपको मिल रहा है तो ऑब्वियसली देखो पैसा ज्यादा ट्रेडिंग में बनता है, क्विकली भी बनता है, तो वैसे ही रिस्क भी है ना। देखो मैं आपको एक जेनरिक चीज बताता हूँ, एफडी में 7% रिटर्न्स आपको मिलता है। लोग बोलते हैं बहुत कम है, लेकिन रिस्क क्या है? जीरो रिस्क है। तो जीरो रिस्क कम रिटर्न्स। इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में मान लो आपको रिटर्न्स फिक्स नहीं है, हो सकता है मिलेगा तो साल में 25% मिलेगा, या तो 2% भी नहीं मिलेगा। तो रिस्क मॉडरेट है, थोड़ा बहुत रिस्क है, क्योंकि कोई स्टॉक अगर आप अच्छे से डाइवर्सिफाइड नहीं हो तो जीरो भी हो सकता है। तो रिटर्न्स उसी हिसाब से, मॉडरेट रिस्क मॉडरेट रिवॉर्ड। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, क्रिप्टो ट्रेडिंग ये सब हाई रिस्क आ गया। आपने मान लो अकाउंट में $1000 रखे, मान लो 80,000 85,000 रखे, 10 सेकेंड में जीरो हो सकते हैं, हाई रिस्क। और 10 सेकंड में डबल भी हो सकता है, हाई रिवॉर्ड। तो जहां पे भी हाई रिस्क है वहां पे हाई रिवॉर्ड भी मिलने के चांसेस है। जहां पे लो रिस्क है ना, तो समझ जाओ कि मतलब कोई भी इंसान हो, मार्केट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी एंटिटी हो, वो आपको कितना रिटर्न्स दे सकता है उससे आप उसके रिस्क का अंदाजा लगाओ। जैसे कि मैंने आपको फाइनेंस की बात बोली थी कि कोई आदमी अगर मेरे से 5% या 10% ब्याज पे पैसा ले रहा है, तो समझ जाओ कि उसको बैंक पैसा क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि वो एक हाई रिस्क एंटिटी है। वो पैसा नहीं लौटा सकता, इसीलिए उसको बैंक नहीं दे रही है, इसीलिए उसको मार्केट से ज्यादा ब्याज पे पैसा लेना पड़ रहा है। तो मैं अपने पैसे एक हाई रिस्क एंटिटी के हाथ में दे रहा हूँ, इसीलिए मैं बदले में हाई रिवॉर्ड ले रहा हूँ। अब अगर मेरे पास गुंडे है, मेरे पास गन्स है, मैं उससे वसूली कर सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली वो रिस्क लूंगा। बैंक्स क्या ही कर लेगी, बैंक्स चलती है पेपर्स के ऊपर। आपके पेपर सही है, आप कितना ही बैंक को बिल्डिंग बता दो कि ये मेरी बिल्डिंग है, ये मेरा ऑफिस है, नहीं, वो पेपर्स पे विश्वास रखती है। और जो प्राइवेट लेंडर्स होते हैं वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में खेलते हैं। तो सिमिलर विथ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग करते हो आप स्टॉक के फंडामेंटल्स देखते हो, सब कुछ देखते हो। ट्रेडिंग करते हो आप देखते नहीं हो स्टॉक अच्छा है नहीं अच्छा है, आपको पैसा कमाना है, आज पैसा डाला, कुछ मिनट में कुछ घंटे में आपको पैसा मिल गया, आप निकल जाते हो। आप देखते नहीं हो कि ये स्टॉक कितना अच्छा है, ये मीम कॉइन है या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो है, कुछ नहीं। तो वैसा फर्क है ये। सो अगर आपको इन फ्यूचर आपको लगता क्या है कि क्रिप्टो अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं या इंडियन मार्केट अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? भाई देखो एक स्टेबल रिटर्न अगर आपको चाहिए ना, अभी क्रिप्टो कितना भी करे तो 21st सेंचुरी की चीज़ है, आज की चीज़ है। बट स्टॉक्स अगर देखोगे तो पहले से भी चला आ रहा है, बहुत इसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्टेड रखते हैं। म्यूचुअल फंड्स में हज़ारों करोड़ बड़े बड़े कंपनीज के इन्वेस्टेड है, वो लोग हज़ारों करोड़ पे एक स्टेबल रिटर्न्स निकालना चाहते हैं। देखो कैसा होता है ना, जब पैसा कम होता है, मान लो आपके पास है 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए पे आप 100% रिटर्न निकाल लो, कितना मिलेगा? 1 ही लाख मिलेगा। लेकिन अगर आपका कैपिटल हो जाता है मान लो 50,000 करोड़ रुपए, अब 50,000 करोड़ पे आप 100% नहीं सोचोगे, आप 1% मिल जाए ना अगर, तो भी बहुत खुश रहोगे। साल का आप 10 से 11% भी निकालते हो ना 50,000 करोड़ पे, आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे, क्योंकि आप सेफ्टी से कह रहे हो। तो जैसे जैसे पैसा बढ़ता है वैसे वैसे एक सेफ्टी, ये नीड है उस पैसे की, क्योंकि पैसा प्रोटेक्ट करोगे ना तभी आप मार्केट में बने रहोगे। अब 50,000 करोड़ लेके कोई ट्रेड करने तो नहीं बैठेगा ना कि भाई चलो आज फ्यूचर्स में ट्रेड, चलो आज गोल्ड शॉर्ट करता हूँ भाई 50,000, नहीं भाई नहीं बैठेगा। वो एक लिमिटेशन है, चलो 1 करोड़ 10 करोड़ चलो 25 30 50 करोड़ तक ट्रेड कर लोगे आप। उसके बाद तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप प्रॉपर्टी करोगे, आप इन्वेस्टिंग करोगे। तो वही वाली बात है इसमें भी कि ट्रेडिंग मतलब क्रिप्टो की जो बात है ना, सेम चीज़ है, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग, जो मैंने बोला वही चीज़ आएगा, उसका आंसर वही है। सो चलो अब बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गई, अब दोबारा थोड़ा आप पे आते हैं।
तो आपने दुबई जाके आपको कितनी हेल्प मिली और वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। भाई देखो दुबई की बात कैसी है ना, दुबई बहुत अच्छा है हाँ। बट है तो आर्टिफिशियल, है ना। वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे आप जैसे इंडोर हो बहुत अच्छा लगेगा, कंटिन्यू एसी है, वाह वाह। जैसे ही बाहर निकलोगे वेदर, धूप बहुत ज़्यादा है और एक अलग ही टाइप का अकेलापन है वहाँ पे। सच बताओ तो लोनलीनेस है। अब कुछ सबको लोगों अपने के आप लिए से मतलब है। सबको अपने आप से मतलब है। हाँ। ठीक है, मेरे तो दोस्त है वहाँ पे, मेरे को अच्छा लगता है, बट ठीक है ना, दोस्त सबके काम है अपने अपने। मैं दिन भर सुबह से दोस्तों के साथ तो नहीं रह सकता ना, वो मेरे साथ रह सकते हैं। तो दोस्त भी अगर रहते हैं आपके, बट फिर भी एक बहुत लोनली जगह है ऐसा मेरे को लगता है। और मैं उस टाइप का नहीं हूँ कि मैं इतना लोनली रहूँ, सुबह उठ रहा हूँ। अब मेरे को घर पे रहने की आदत है, मेरे को मम्मी के हाथ का खाना खाना अच्छा लगता है, मेरे को फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमना फिरना पसंद है, और मेरे को मेरे दोस्त भी चाहिए, सब चाहिए। तो भाई मैं दुबई जाता हूँ तो सुबह सुबह उठता हूँ, एक तो खाना ऑर्डर कर लो पहले, शांत, एकदम शांति है। जैसे मैं अगर पॉडकास्ट में 2 मिनट शांत बैठ जाऊँ ना तो लोगों को लगे ये क्या चालू है, लोग शायद डिप्रेस्ड चले जाए, तो उस टाइप का फीलिंग आता है कभी कभी। ठीक है, आप अच्छा स्टे बुक करते हो, बहुत 2 दिन बहुत मज़ा आता है, चलो मैं दुबई आ गया, बहुत मज़ा आता है, बट बाद में वो रियलाइज होता है कब यहाँ से निकलूँ भाई, ऐसा होता है। तो जब जब काम है थोड़ा बहुत, बस तभी जाता हूँ मैं। और मज़ा अगर आता भी है ना तो वो कुछ टाइम के लिए, जैसे कि रात में हम लोग चले गए दोस्तों के साथ कहीं गोल्फ खेल लिया, तो वो मज़ा है बस। स्पेशल ऐसा कोई चलो मुझे रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ वहाँ की क्या है पता है, आप इंडिया में फॉर्च्यूनर से घूमो, लोग आपको बहुत नेक्स्ट लेवल वाओ रिस्पेक्ट देंगे, ये देंगे। आप वहाँ रोल्स रॉयस से घूमो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। आप रोल्स रॉयस से घूम रहे हो, बाजू वाला भी रेंट की रोल्स रॉयस से घूम रहा है, कोई ओन करके रोल्स रॉयस से घूम रहा है, क्या फर्क है दोनों में? सही बात है। तो किसी को फर्क ही नहीं है ना भाई, समझ रहे हो आप। इंडिया में जो हवाबाजी करने का मजा है वो वहां करने का मजा नहीं। वो हवाबाजी आप सोशल मीडिया पे कर लोगे, चलो दुबई गए, गाड़ी ले ली, चलो खरीदेंगे, मेरे बहुत दोस्तों के पास गाड़ियां भी है, बट बाद में वो मज़ा इंडियन रोड्स पे जो गाड़ी को अटेंशन मिलता है, प्रेजेंस मिलता है, जो भी है, उस टाइप की बात है वो। आप भले ही यहाँ पे मस्टैंग ले लो वहाँ रोल्स रॉयस लेने के बजाय, क्योंकि मतलब आप देखोगे तो यहाँ मस्टैंग अगर 80-90 लाख की आ रही है तो वहाँ 25-30 लाख में आती है। इतना 3 टाइम्स का फ़र्क है, इतना सस्ते में। बट वो मज़ा यहीं पे है, भले ही 3 टाइम्स प्राइस दे दो आप, बट यहाँ के रोड्स पे जब निकालोगे ना तो वो मज़ा है। तो वो एक इंडियन कल्चर से मैं थोड़ा ज़्यादा ही अटैच हूँ, मेरे को इंडिया में अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि दुबई बन चुका है, अमेरिका बन चुका है, इंडिया भी कुछ ना कुछ बनेगा ना फ्यूचर में। तो आज अपन इंडिया का पार्ट रह के यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे प्रॉपर्टी लो, कुछ करो, यहाँ पे बिजनेसेस ओपन करो, यहाँ पे ऐसे बिजनेस करो जो आज से 10 साल बाद चलेंगे। तो यहाँ भी कोई कम अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहीं सब अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे मेरे को मान लो रियल एस्टेट डेवलपर बनना है, तो मैं बन चुका हूँ इंडिया में, मैं अगर दुबई में सोचूं ये चीज़ तो मुश्किल है ना, क्योंकि वहाँ पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, हर चीज़ है, लाइसेंस लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं। अब यहाँ पे अपन कभी कभार सिग्नल तोड़ देते हैं, मज़ा आता है कभी गड़बड़ में, भाई वहाँ ये सब नहीं कर सकते। आपने फरारी ले ली है, वहाँ पे आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, फाइन आ जाएगा, ज़्यादा अगर ब्रेक करोगे तो कोई आके हो सकता है उठा के ले जाए। तो भाई इतना पैसा कमा के, या फिर मान लो इतनी अच्छी चीज़ें लेके, फरारी लेके, आपको डिसिप्लिन से रहोगे क्या? आपको तो रेव करना है वहाँ पे, तो आपको, हाँ, इतना अगर आपको डिसिप्लिन से चलाना है कोई स्पोर्ट्स कार, तो क्या मज़ा है बताओ। उससे अच्छा यहाँ रहो, घर वालों के साथ रहोगे, खर्चे भी कम है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप अगर देखो कि चलो वहाँ रह लेता हूँ मैं, मान लो 6 महीने में यहाँ पे जितना खर्चा करूँगा ना, वहाँ पे 15 दिन 20 दिन में होता है खर्चा। इंडिया में क्या खर्चा है, अपन घर पे रहते हैं, रेंट कितना कम है इंडिया में, वहाँ पे कितना रेंट है सोचो। तो वही बात है कि पैसे भी ठीक है ना, बहुत पैसे आ रहे हैं, लेकिन बचाओ, सेव करो, मेरा इस टाइप का माइंडसेट है। कोई वो तो सबका ये होता है अपना अपना। तो जैसे आपने बताया कि दुबई का ऐसा है, बट दुबई में जाके क्या क्या चीजें खुल जाती हैं, लाइक कि कैसे कैसे आपकी अर्निंग बढ़ जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। देखो, एक दुबई का जो माहौल, जैसे मैंने आपको बताया लोनली है, तो वो लोनलीनेस अगर आप सही हो ना तो आप अपने काम में लगाओगे उसको। सुबह उठ रहे हो, कुछ नहीं है करने को, क्या करोगे? सामने कंप्यूटर है, अच्छे ट्रेडर्स ढूंढोगे, डिसिप्लिन आओगे। जैसे कि मान लो, एक बात तो मैं ज़रूर एडमिट करूंगा, वहाँ जाके जो ट्रेडिंग होती है, सच बता रहा हूँ, क्योंकि इतना अकेलापन है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, दिन में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, और वहाँ टाइमिंग भी इतना परफेक्ट है ना। मान लो इंडिया में हम 6 बजे अपना जो सेशन खुलता है शाम का,
तो उसमें ट्रेड वहाँ पे 4 बजते हैं, तो एक प्रॉपर टाइम है, 4 साढ़े 4 के आसपास आप अपने सेटअप पे बैठ जाओ, लाइव कर रहे हो तो लाइव भी हो जाता है, सब कुछ, सब काम एकदम डिसिप्लिन से होते हैं, क्योंकि वहाँ करने को और कुछ है नहीं, इसी काम पे फोकस करें। यहाँ पे करने को 10 काम है, यहाँ पे रिलेटिव्स है, ये है वो है, और भी बिजनेस है, गाड़ी लो निकल जाओ, कहीं भी घूमो फिरो, कोई पूछ रहा नहीं है, कुछ नहीं, इस टाइप का यहाँ पे। वहां जाओगे तो डिसिप्लिन से काम तो होगा, क्योंकि आपने देख रहे हो कि मैंने इतना पे किया यहाँ पे स्टे करने के लिए, वो स्टे का खर्चा भी निकालना है, तो वहां पे आपको नीड आती है, यहाँ पे नीड नहीं आती, ऐसी बात है। तो वहां पे काम बहुत अच्छे से होता है, डिसिप्लिन से होता है और फोकस्ड होता है, और हाँ, काम करने के बाद फिर मजा करने का मजा भी आता है। तो वही अपनी अपनी है, किसी को वहाँ पे बहुत मजा आता है, किसी को थोड़ा मजा आता है, जैसे मुझे मजा आता है, जाओ 8-10 दिन 12 दिन रहो, 15 दिन बहुत हुआ तो रहो, आ जाओ, फिर यहाँ पे भी 15 दिन रहो, वहाँ पे 15 दिन रहो, इस टाइप से मुझे मजा है। तो फिलहाल तो मैं वो कर रहा हूँ, और ऐसे कंप्लीटली वहाँ रहने का तो मैंने कभी सोचा नहीं। तो जैसे आपने अभी दोस्तों को भी बताया कि अबे भाई जो हमारे ट्रेडर पैराडाइज और डेविल ट्रेडर है, तो आप तीनों का बॉन्ड कैसा है, और कुछ बताओ अपने बारे में। तीनों भाई हम तीनों का तो बॉन्ड बहुत बढ़िया है, 3 भाई तीनों ही तो भाई वाला सीन है। भाई मजा आता है, मैं वही बोल रहा हूँ कि वही जो 2 दोस्त है ना, मतलब पूरे इंडस्ट्री में आप बोलोगे तो वही लोग मतलब मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं मेरे। मतलब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई, क्योंकि हम एक बचपन से रहे जैसे टाइप से ही रहते हैं, और अभय और हम तो है ही बचपन से, बट डेविल भी है भाई, वो भी बहुत मतलब बढ़िया बंदा है, और साथ में घूमते फिरते गेम खेलते हैं, तो हम तीनों को बस तीनों की कंपनी अच्छी लगती है, तीनों साथ में तो मजा आता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि यार ये वो, कुछ मन में किसी के लिए कुछ नहीं, ना कुछ फायदा है किसी का किसी से, ना कुछ नुकसान है, तो वो रियल प्योर फ्रेंडशिप बन गई है वहाँ पे, ऐसी चीज है। तो जैसे कि अब आपका आगे का गोल क्या है, लाइक जैसे किसी को 100 करोड़ बनाने होते हैं, किसी को 1000 करोड़ बनाने होते हैं, आपका क्या गोल है? कि भाई मैं ऐसे तो सच बता रहा हूँ, मैं गोल्स कभी किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, बट आपको एक लाइन में मैं बताता हूँ, मेरे को ऐसे बिजनेसेस बनाने जो मेरे लिए, ये जो आप फिगर्स बोल रहे हो, ये बनाते रहे, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। मेरा ज़्यादा पैसिव इनकम में उतना इंटरेस्ट नहीं है, जैसे कि मान लो प्रॉपर्टी ले ली और रेंट पे दिया और बस रेंट में खुश है, ऐसा नहीं। मैं, अब कोई होता है जो एक बिल्डिंग में एक फ्लैट लेने की सोचता है, मैं सोचता हूँ मैं बिल्डिंग बना देता हूँ, जो भी उस फ्लैट का रेंट मेरे को अगले 10 साल 20 साल आने वाला है, वो मैं एक बिल्डिंग बना के ही 1-2 साल में ही रिकवर कर लूँ। तो उस टाइप का मेरा माइंडसेट है। मतलब मैं बनाना जरूर चाहूँगा रेंटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह, बट मेरा ऐसा है कि मल्टीपल एक्टिव बिजनेसेस में बना दूँ, और उन एक्टिव बिजनेस को ऑटोमेट कर दूँ। जैसे कि मान लो एक रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, कोई सोशल मीडिया बिजनेस हो गया, तो इस टाइप से मेरे को इन्वॉल्व ना होना पड़े। और मैं ये चाहूँगा, मतलब मेरा एक गोल है कि पैसे को पैसे पे काम पे लगा दूँ, और जो कोड्स हम लोग पढ़ते हैं ना, मेक योर मनी वर्क वगैरह, लोगों को लगेगा हाँ ये वहीं से पढ़ के बोल रहा है, बट मैं उसी टाइप से करना चाहता हूँ। वही चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी है। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आज जो भी ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं और मेरा एक दोस्त है जो मेरे साथ अभी रियल एस्टेट में पार्टनर भी है, हम लोग जब हम 7th 8th में थे ना, एक पेज था इंस्टाग्राम पे, कॉर्पोरेट बाइट्स, अच्छा मोटिवेशनल पेज है, हमारे पास कम से कम दोनों के पास 2-3 हज़ार स्क्रीनशॉट्स है जस्ट सिर्फ मोटिवेशन कोट्स के। हम एक दूसरे को भेजते थे, ये वो वर्क लाइक दिस, ये वो बेस्ट पेज था भाई बचपन में। जो माइंडसेट उसने बनाया ना, कॉर्पोरेट बाइट्स, आप देखो आज भी है वो पेज इंस्टा पे, तो हम ऐसे कलेक्ट करते थे। तो बचपन से वो एक मोटिवेशन और एक सर्कल भी अच्छा मिला। मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, सारे जितने भी है ना, बहुत बेस्ट दोस्त है। मेरे को नहीं लगता कि ऐसे फ्रेंड्स किसी को मिलेंगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बन जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली नहीं, बट एक ऐसा वो जो दोस्ती वाली दोस्ती होती है ना, प्रॉपर मस्ती वाली, उस टाइप के दोस्त है, और सब अच्छे दोस्त मिले। तो मैं आपको एक किस्सा बता रहा था कि बचपन से ही ना थोड़ा मोटिवेटेड रहने का शौक था। अब मैं गाने भी ऐसे सुनता हूँ, पता है, आप कभी बैठो मेरे साथ गाड़ी में, मोटिवेशन, ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे इंग्लिश सॉन्ग सुनता हूँ, मैं हरियाणवी गाने सुनता हूँ, मैं पंजाबी सुनता हूँ, या फिर रैप सुनता हूँ। एमी बंटे के जितने भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स है ना, वो बहुत मोटिवेट करता है मेरे को, सच बता रहा हूँ। मतलब उसने ऐसी ऐसी लिरिक्स है ना उसके, आप सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं सुन के कि मेरे को ऐसा बनना है, मैं सबसे टॉप पे रहूँगा। जैसे शाहरुख खान का एक गाना है, जो भी चाहूँ जो वो मैं पाऊँ, तो ऐसे गाने सुन के एक अलग ही मन में मोटिवेशन आता है, हाँ यार ये लिरिक्स हिट कर, ये फील हो रहा है। तो जो लिरिक्स फील होते हैं मैं वैसे ही गाने सुनता हूँ। तो ये सारा अगर आप मेरा जर्नी देखोगे, कभी कभी मैं भी सोच के शौक होता हूँ। मेरे फेसबुक के पोस्ट देखो आप, आज से 8-10 साल पहले के, क्या दिखेगा आपको? आई एम बॉर्न टू बिकम अ एंटरप्रेन्योर, ये ऐसे जो बचपन में लिखते नहीं थे बच्चे, जो उस टाइम पे शायद आज देखेंगे तो हंसी आ जाएगी किसी को, बट उस टाइप की ही मेरे पोस्ट है अभी भी। 2016 के देखो, 15 के देखो, 17 के देखो,
तो उसी टाइप का उसी जोन में था मैं। मेरे को आज रियलाइज हो रहा हाँ यार, जो मैं उस टाइम पे देखता था, पढ़ता था, सुनता था, वही चीज़ें रियलिटी में हो रही आज। तो ये मेरे लिए एक बहुत शॉकिंग चीज़ है, या फिर मिरेकल बोलूँगा मैं, कि हाँ जो मैं सोचता था या फिर होता था कहीं ना कहीं वैसा कुछ हो रहा है। जैसे मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि जैसे फॉर्च्यूनर है मान लो, मैंने उसकी ड्राइंग बना के अपने स्टडी टेबल पे लगाया था। अच्छा। और वो 9th-10th की बात है, और वो आज सेम चीज़ मैंने लिखा था, आई हैव बॉट माई ओन ब्लैक फॉर्च्यूनर ब्रांड न्यू, ऐसा ऐसा लिखा था, एफर्मेशंस। सेम चीज़ हो गई मेरे साथ एग्जैक्ट। मैंने वॉलपेपर लगाया था दुबई का एग्जैक्टली। मैं दुबई गया बाद में, और जब मेरे को दुबई इतना अट्रैक्ट करता, ये जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि दुबई में मज़ा नहीं आता ये वो, जब मेरे को नहीं पता था, जब तो मेरे को यही पता दुबई जाना है तो मैं गया, और अभी जा रहा हूँ। अभी वहीं मतलब इतना ईजी हो गया कि जा के बोर हो गया। बताओ, तो जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको पाना है ना, सब कुछ मिलता है। बस आप थोड़ा ईमानदार रहो और सेंट्रिक रहो, गोल सेंट्रिक रहो। मतलब माइंड में वो फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखो, हाई फ्रीक्वेंसी। चाहे आप नींद में भी हो ना, तो भी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए। मतलब कभी वो फ्रीक्वेंसी को लो मत करो। लोग क्या करते हैं ना कि वो फ्रीक्वेंसी हाई नहीं रखते हैं। अब इसका बहुत डीप है ये चीज़, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, बट इसके बारे में जो समझने वाले समझ जाएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, आपको नींद में से भी उठा के बोलो ना आपको क्या चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो एंड गोल है ना, वही चाहिए मेरे को, तो बेस्ट चाहिए मेरे को, तो वो चाहिए। आपको अगर नींद में से उठा के बोलो तेरा काम है, तेरे को पैसे मिलने वाले, तेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, आप कोई नॉर्मल इंसान क्या बोलेगा, नहीं यार चलो सुबह चलते हैं। हाउ बैड यू वांट इट, ऐसा है। मैं देखता नहीं हूँ नींद वींद ये, हाँ कुछ मतलब अभी आप मान लो कि यूट्यूब में कंसिस्टेंट नहीं हूँ, ये वो नहीं हूँ, ऐसा है वैसा है। तो अब एक फेज आता है कभी कभी ऐसा कि चलो कंसिस्टेंसी नहीं है अपने में, बट जब इनिशियली हम लोग बिल्ड कर रहे थे या फिर इनिशियली हम लोगों को कुछ अचीव करना है, तो नथिंग लाइक नो एक्सक्यूजेस, नो डिस्ट्रैक्शंस, नथिंग, कोई नहीं। मैं इतना अंडरग्राउंड हो गया था मैं पिछले 4 साल से। अभी मैं सोशल मीडिया, मतलब मेरा तो ठीक है ये वाला सोशल मीडिया अलग हो गया, मेरा प्राइवेट सोशल मीडिया आप देखोगे मेरे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं थी, फेसबुक पे डीपी नहीं, इंस्टा, मतलब जो लोग वो आजकल करते हैं ना ब्रेकअप के बाद डीपी हटा दिया, तो मैंने विदाउट ब्रेकअप वो किया था 4 साल पहले, 4 साढ़े 4 में। अभी पिछले 1-2-3 हफ्ते पहले मैंने फोटो वोटो लगाना चालू किया, फेसबुक पे कुछ पोस्ट करना चालू किया। क्यों? क्योंकि एक कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में ठाना था कि कुछ करके ही वापस आएंगे, नहीं तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है किसी को फेस करने का। मेरा ऐसा है, अगर मैं कुछ हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मेरा ऐसा है। तो जब मेरा एक था कि मेरे को गाड़ी का ना बहुत, मतलब आप बोल सकते हो मैं रो देता था। मान लो कोई हमारे मतलब रिलेटिव्स है, तो हमारे पास जब गाड़ी नहीं थी, मतलब वो कुछ रीजंस की वजह से हमने बेची थी गाड़ी, और अगर वो गाड़ी लेके आते थे और वो पूजा वूजा करते थे हमारे घर के सामने, हमारे रिलेटिव्स मान लो, तो मैं लिटरली रोता था कि हमारे पास गाड़ी नहीं है और उनके पास गाड़ी। यार मैं जेलस नहीं होता था, हाँ। बट मैं ये सोचता था जब भी कि हमारे पास कैसे आएगी, कब आएगी, क्यों गई, मैं पूरा एनालाइज करता था। और इतना बचपन से चीज़ें देखा हो ना, तो मेरे को एक चीज़ क्लैरिटी थी, क्या नहीं करना है। आप क्या करना है वो तो फिगर आउट कर लोगे ऑन दी वे में, लेकिन क्या नहीं करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए क्या नहीं करना है। मेरे को दारू नहीं पीनी है, मेरे को स्मोक नहीं करना है, मेरे को नशा नहीं करना है, मेरे को क्लियर है भाई। मैं रात में 5-5, 6-6 बजे तक क्लब में रहता हूँ, पीता नहीं हूँ। मेरे दोस्त है ड्रिंक्स करते हैं, कोई बात नहीं, लिमिट में अच्छे से करते हैं, मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने अपने आप को किया है क्योंकि मैंने उस वजह से कुछ नुकसान देखे है, हो सकता है मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है कि किस तरीके से लोग इस तरीके से कुछ कर लेते हैं। तो मेरे को इतना तो क्लियर है क्या नहीं करना है। बिजनेस कर रहे हैं, क्या नहीं करना है, रिलेटिव्स में बिजनेस नहीं करना है, दोस्तों से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स नहीं करने हैं, क्या नहीं करना है बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, बहुत क्लैरिटी है। आप मेरे को आज भी पूछोगे ना क्या करना चाहिए, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, इतने बिजनेस करने के बाद भी शायद नहीं बता पाऊंगा अच्छे से। लेकिन क्या नहीं करना है पूछोगे, बहुत अच्छे से बता पाऊंगा आपको। तो वही है, ऐसा नहीं है कि मैं क्लब नहीं जाता हूँ, ये वो, मैं जाता हूँ, बहुत मज़े करता हूँ, पार्टी करता हूँ, और जो ड्रिंक करते हैं उनसे ज़्यादा मज़ा मैं करता हूँ। लेकिन फिर भी नहीं पीना है मेरे को क्लियर है। मतलब क्लैरिटी रखो जीवन में कि क्या नहीं करना है। आप जितना क्लियर रहोगे ना, तो क्या करना है, देखो जो 99% लोग नहीं कर रहे वो आपको करना है, और जो 99% लोग कर रहे हैं वो आपको क्या नहीं करना है में आता है। वो सिंपल। क्या कर रहे हैं 99% लोग? टाइम पास, नशे कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बिना कुछ करे कुछ अचीव कर लो, बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल करो। अब आज अगर मेरे को करने की इच्छा है ना, मेरे को कोई रोकेगा नहीं, ना घर वाले रोकेंगे नहीं, बट अब वो आदत होगी ना। जैसे मैंने अपनी जर्नी में, मान लो मैं नॉनवेज खाता था पहले, मैंने सोचा सब कुछ अच्छा चल रहा था, आज से 1.5-2 साल पहले, कि ये एक चीज क्यों रखा हूँ। फिर मैंने स्पिरिचुअली रील्स आने लग गई, नॉनवेज मत खाओ ये वो, मैंने बोला चलो ये भी करके देख लेते हैं। एनीथिंग व्हाटएवर इट टेक्स टू बिकम द बेस्ट,
जो भी बेस्ट कर सकते हो सकता है स्पिरिचुअली कोई चीज़ मेरे बीच में ऑब्स्टेकल आ रही है, अगर मैं नॉनवेज खा रहा हूँ तो उसको भी छोड़ देते हैं। छोड़ दिया, 1.5 साल से मेरे को इच्छा भी नहीं होती है नॉनवेज खाने की, तो जो कि मैं खाता था बचपन से, मेरे को अच्छा भी लगता था, मेरे को बहुत पसंद था, सेम हर 2-3 दिनों में खाता था, बट मैं छोड़ दिया। आपने भी छोड़ दिया? हाँ, कब से? 2 साल 2.5 साल हो गए। बढ़िया भाई, बहुत अच्छा किया आपने। तो कुछ मेरा तो चेंज जिम फील विम हो का था आपको? थोड़ा, मैं खाता आप तो बिना नॉनवेज के बॉडी बना रहे हो, ये तो मेरे लिए बहुत मतलब शॉकिंग चीज है। तो आप बिल्कुल कब मतलब अब देखने का भी मन नहीं करता। तो वैसी बात है, मेरे हाँ। अभी साथ में कोई खा रहा है, मेरे को इच्छा नहीं होती, ऐसी बात है। एक मोटिवेशन जो मैं लाइफ में नहीं ला पाया हूँ वो है जिम जाने का। वो मेरे साथ रहो, हो हर जाएगा। साल लगाता हूँ, जिम लगाता हूँ, 2-3 महीना जाता हूँ, हाँ। नहीं, मैं अभी तक 4 बार लगाया, 4 बार छोड़ा। और अब मैंने सोच लिया कि नहीं भाई ठीक है, कोई जरूरत नहीं। मैंने सोचा कि गन का लाइसेंस अप्लाई करते हैं, गन रखते हैं साथ में, क्या जरूरत है बॉडी की। नहीं वो तो रखो, बट खुद को फिट रहना भी तो बट हाँ, जरूरी है। फिटनेस की जो बात है ना, मतलब मेरे बिलीव्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग एग्री करेंगे या शायद आप भी नहीं करो। फिटनेस में मसल्स या बॉडी नहीं, से नहीं बिल्कुल बनाता नहीं हूँ। है। आप सुबह उठो, योगा करो, रनिंग Best, करो, जॉगिंग best. करो, बेस्ट है। बेस्ट। हो सकता है मैं इस टाइप के फिगर के साथ हाँ। भी फिट हो सकता हूँ ना, हाँ, जरूरी नहीं है कि मेरे definitely, डोले नहीं। शोले हो। तो बात वही है, योगा और वॉक जॉगिंग इज द बेस्ट। राइट। ये तो हमारा शौक है, जैसे शौक की हाँ, बात शौक है की कि हम बात है, नशे नहीं शौक करते, की दारू बात नहीं है, पीते, बढ़िया, तो बढ़िया। हमको जिम पसंद है। वही वही तो वही तो चीज़ है। जिम जाने वालों से कोई मेरा ये नहीं है, हाँ। क्योंकि अभी आप सामने बैठे हो इसलिए बोलना पड़ेगा बट ऐसा जनरली बता रहा हूँ, मैं भी बहुत कोशिश किया बट वो मोटिवेशन ही नहीं आया मेरे को जिम का। तो है किसी किसी इसमें बहुत मोटिवेशन है, किसी किसी इस फील्ड में नहीं है, तो ऐसी बात है। आप मेरे को बताओ, रात में 3 बजे फोन करके कहीं निकलना है, 2000 किलोमीटर ड्राइव करना है, मैं आ जाऊंगा, हाँ। मोटिवेशन है। आप मेरे को बताओ जिम जाना है, कुछ नहीं करना, ट्रेनर सब करवा देगा, नहीं आ पाऊंगा, ऐसी बात है वो। तो इंटरेस्ट की बात है, ऐसी बात है। सो जैसे आपने बताया कि आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए नॉनवेज वगैरह छोड़ा, तो ऐसा क्या क्लिक हुआ, या आप बिलीव करते हो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ भाई। देखो मैंने अभी रुद्राक्ष भी पहनी है, महाशिवरात्रि के टाइम पे धारण किया है उसको। मतलब मेरी मम्मी बहुत ज्यादा शिव जी की भक्त है, और मुझे मेरा ये मानना है कि मेरी मम्मी जो पूजा पाठ करती है ना, उसी की सब ब्लेसिंग्स है मेरे ऊपर। बस मैं कुछ करता हूँ या नहीं करता हूँ, जो भी करता हूँ थोड़ा बहुत मन से करता हूँ। मतलब मैं डेफिनेटली देयर इज अ एनर्जी, देयर इज गॉड, आई बिलीव इन गॉड डेफिनेटली। आई एम ऑलवेज थैंकफुल। आपको पता है मैं 24 घंटे 24/7 कुछ मांगता नहीं हूँ, मैं बस थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल, थैंक यू। कहीं जा रहा हूँ, किसी को देख लिया, या किसी का कुछ ऐसे रोड पे कोई पैसे मांगने वाले आते हैं, मैं सोचता हूँ यार थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे इस लायक बनाया कि चलो मैं इनको कुछ दे पाऊँ। या दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं वो देख के आप खुद की तरफ देखोगे ना, इतना अच्छा फील होता है कि थैंक यू। ठीक है, इससे बेटर मैं कोशिश करूंगा, आपको देना है तो दो, भगवान को ऐसा बोलता। बट यहाँ तक जो दिया है ना, बहुत ग्रेटफुल हूँ और 100% एक्सेप्ट करता हूँ जो भी हूँ आज, और बहुत खुश हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो लोग होते हैं ना जो भागे ही जा रहे। जरूर मैं भी भाग रहा हूँ, बट कोई रिग्रेट के साथ नहीं भाग रहा हूँ, या फिर कोई अर्जेंसी के साथ नहीं भाग रहा हूँ। अब आराम से भाग रहा हूँ मैं, आराम से, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जो है, जो सोचा नहीं था वहाँ तक आया हूँ, यहाँ से आगे ऑटोमेटिकली धीरे धीरे भी जाऊंगा तो चलेगा। जो लोग शायद 40 साल में नहीं अचीव कर पाते, वो अगर मैंने लाइफ के 25 साल में किया हुआ है, तो यहाँ से मेरे पास टाइम है, स्लो एंड स्टडी जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। इस माइंडसेट के साथ मैं चल रहा हूँ। तो हाँ, भगवान में तो विश्वास सभी को रखना चाहिए। और जो लोग हैं हम भगवान में नहीं मानते, ये नहीं मानते, क्यों मानना चाहिए पता है? कुछ गलत काम आप करने जाओगे ना, तो आपके सामने भगवान का चेहरा आ जाएगा कि हाँ नहीं। फिर आप सुबह प्रे कर रहे हो और जाके गलत काम करो, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोग कर पाते हैं। इतना फ्रॉड कोई नहीं हो सकता। तो बेटर है कि आप अगर गॉड से कनेक्टेड रहोगे ना, एक डर रहता है मन में आपके, मान लो माँ बाप का डर ना हो, किसी का डर ना हो, लेकिन भगवान का डर जो है ना, वो बहुत मैंने देखा है लोगों में रहता है डर। तो मेरे में भी वैसा डर है कि अच्छे ही काम करो, जितना हो सकता है पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। कहीं भी जाता हूँ, कोई भी है, सबको खुशियाँ देखी मेरे को अच्छा फील होता है। जैसे आपने अभी बोला है कि मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, थैंक यू बोलता हूँ। बहुत लोगों को क्या होता है ना कि जैसे वो स्पिरिचुअल होना या भगवान के सामने हाथ जोड़ना, वो क्या होता है, मांगने लगते हैं। मैंने भी एक चीज़ सीखी है कि मांगना ज़रूरी नहीं है। आप बस अपना बना के उनको, बस उनके पास ही रहोगे ना, उनके सामने हाथ ही जोड़ लोगे, वो ही सब कुछ कर देंगे। राइट। तो मेरी प्रेयर क्या रहती है पता है? डेली, मतलब सुबह की, मतलब मैं शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता हूँ, एंड उसके बाद मैं बोलता हूँ थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच। मतलब इंग्लिश में बोल देता हूँ, क्योंकि अभी ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप बोल दो, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी दिया है आपने, थैंक यू सो मच। बस इसके बाद कुछ बोलने की ऐसे इच्छा ही नहीं होती, पता नहीं, एक अलग ही फील होता। अभी भी मैं बोला ना, एक अलग ही फील हुआ मेरे को। मतलब एक सेटिस्फाइड फील होता है अंदर से। नहीं तो लोग होते भाई भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने फॉर्च्यूनर दे दी, मेरे को रोल्स रॉयस भी चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज।
तो वो मीम्स भी आते हैं ना, 11 रुपए चढ़ा के 11 लाख का पैकेज मांग लिया, उस टाइप से लोग समझते चलो 500 रुपए चढ़ाए तो अब अपने को 50 लाख का फायदा कि होगा। ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए कि भगवान जी आप ये कर दो मैं आपके नंगे पैर आ जाऊंगा। नहीं भाई, जरूरत नहीं है। भगवान जी को रिश्वत दे रहे हो क्या भाई? उनके पास लाखों करोड़ों लोग ऐसे रिश्वत देने वाले, आप अलग दोगे तो ऐसी बात नहीं। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, वो बहुत अच्छी बात है, आप श्रद्धा से करो, लेकिन किसी के बदले में मत करो ना। आपको कोई चीज मिल जाती है ना, उसके बाद आप क्या करते हो वो मैटर करता है। जब तक नहीं मिलती है तब तक तो लोग, मैंने ऐसे भी लोग देखे ना, कोई काम उनका नहीं हो रहा है ना, तो भगवान के पास जाएंगे, बहुत अच्छा भगवान प्लीज ये काम करो। जैसे ही काम नहीं हुआ अगर, तो इसके बाद से मैं भगवान के पास भी नहीं जाऊंगा क्योंकि ये काम नहीं किया। ऐसे लिटरली मैंने अपने आसपास लोग देखे, बताओ। तो ऐसे भी लोग हैं, तो आप वो मत रखो। आप आज जो भी हो ना, वो दिया है भगवान ने, उसको ग्रेटफुल रहो और थैंक यू बोलो बस। आप थैंक यू बोलोगे ना, आपकी दुआ ना सबसे अलग दिखेगी उनकी लिस्ट में। ये होगी मांगने वालों की लिस्ट और ये होगी दूसरे वालों की लिस्ट। इसमें बोले ये मांगने वालों में तो नहीं, ये तो थैंक यू बोल रहा है मेरे को, ये कौन है? कुछ है भी नहीं, चलो इसके पास देखते हैं। तो ध्यान आप ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर रहे हो। सोच के देखो इस वे में, बहुत अच्छा है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कितना टाइम हो गया होगा रिकॉर्ड? 1 घंटा 30 करे खत्म? आप बताओ, खत्म कर सकते हैं। फ्लाइट भी आओ भाई, गॉड 5:30 बज गए, निकलते हैं। मैंने कहा कि आपको लेट ना हो चलो जाए चलो क्योंकि चलो, ट्रैफिक बिल्कुल का खत्म कुछ पता करते हैं भाई। नहीं। उससे पहले जैसे आपने बताया था कि आप मिमिक्री भी करते हो, तो भाई ये थोड़ा मत कुछ करो हो जाए भाई प्लीज। थोड़ा सा एक कुछ हो जाए भाई मिमिक्री छोड़ चुके हैं हम लोग, छोड़ चुके हैं वो गलियां। हाँ चलो, या तो फिर एक रैप हो जाए छोटा सा, जो आपने बताया। भाई मैं रैप, अभी मेरे को लिरिक्स सच में याद नहीं क्योंकि 5 साल पहले लिखे थे। मैं यहाँ पे रैप आपको देता हूँ, आप यहाँ से प्ले कर दो मेरा रैप, ठीक है? वो रैप भी आप देखोगे ना, तो उसमें भी ऐसा था कि मेहनत करो, ये वो बहुत डीप मीनिंग है उसका भी। तो वो वाला रैप मैं आपको भेजता हूँ, यहाँ से वो रैप चालू हो जाएगा और वो रैप आप प्ले कर देना। चलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। एंड आपको मैं मिमिक्री वाले ना क्लिप्स भेज देता हूँ, अब वो लगा देना जब मैं वो बात करूँ, या चलो अभी लगा दो, ठीक है? एंडिंग में तो लोग भी खुश हो जाएंगे और एक्सक्लूसिव हो जाएगा ये पॉडकास्ट, क्योंकि आज से पहले शायद 2 किए बट कभी मैंने बताया नहीं है, तो करते हैं। चलो डन, थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे पॉडकास्ट में, टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच भाई बुलाने के लिए। बहुत सारी बातें ऐसे था कि खत्म और भी कवर कर सकते हैं, बट जैसे टाइम बाउंडेशन भी है, राइट और अगली बारी के लिए भी कुछ। एक और चीज मैं बोलता हूँ भाई, कैसा है ना, अब लोग कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई ट्रेडिंग की बातें करो, ट्रेडिंग की बात करो। भाई ट्रेडिंग में ना आप सोच नहीं सकते उतना कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे। सही बात है। अकेले के चैनल पे, मान लो मेरे ही चैनल पे इतना ज्ञान दे दिया मैं, और अच्छा ज्ञान दिया है। आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आप बाकी टाइम में वो वीडियोस देखा करो, और किसी के पॉडकास्ट से आप ये एक्सपेक्ट किया करो कि अदर देन लाइव स्ट्रीम, अदर देन ट्रेडिंग, वो कैसा है, उसकी क्या सोच है, पैसे कैसे मैनेज करता है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग रखता है, स्पिरिचुअल है नहीं है, वो सारी चीजें देखा करोगे ना। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी देखो, क्या विचार रखता है भाई, कि लोगों के माइंडसेट को जानो ना। जैसे अभी लोग जो स्मार्ट लोग रहेंगे उन्होंने मेरा माइंडसेट देखा होगा कि अच्छा ये और भी बिजनेस करता है, ये यूट्यूब पे या ट्रेडिंग पे या इसी पे डिपेंड नहीं है, इसके और भी बिजनेस, तो वो आप वो सीखो, वो सारी चीजें सीखो, तो आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। आप लोग खुद को लिमिट मत कर लो कि नहीं मैं यही करूंगा वही करूंगा, आप सब कर सकते हो। ह्यूमन का जो पोटेंशियल है ना, वो किसी ने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया, आप सब में वो पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हो आप। कोई इंसान धरती पे अगर एक चीज एक बार कर सकता है तो हर कोई वो चीज एक बार कर सकता है। दैट्स इट, थैंक यू। तो चलो इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप इस वीडियो पे कितने लाइक्स बोल दो भाई, YTV गैंग कम से कम जनरली कितने आते हैं आपके? 1000 आते हैं। हाँ। तो 1500 लाइक कर दो। चलो भाई, चलो इस वीडियो पे अगर आप 1500 लाइक कर देते हो, मैं विराज भाई को डेफिनेटली दोबारा बुलाऊंगा। आप नहीं भी करोगे तो भी बुलाऊंगा। चलो भाई 1500 लाइक का टारगेट है। YTV गैंग ये वाली क्लिप में अगर डाल दूंगा ना इंस्टा और टेलीग्राम पे, डेफिनेटली 1500 लाइक्स अपने YTV गैंग मेंबर्स कर देंगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। चलो इस नोट पे करते हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पे एंड। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। रैप करो, ड्रॉ करो, एक्ट करो, सॉन्ग करो, बनोगे आर्टिस्ट, खुले में शो करो, स्मोक करो, ड्रिंक करो, स्नॉट करो, बॉम्ब करो, पहले तो ICU में एक बेड बुक करो। नकली है रैपर जो करते ये सब, बनते हैं कूल लेकिन होते वो फूल। किसने बनाया रूल, नहीं रैप का ये टूल। गानों पे झूल जो देते सुकून, जो भी तू कर होना चाहिए जुनून। जो असली वो खतरी, जो नकली वो छपरी, टपरी पे बैठक और सुट्टे पे चर्चा। जीवन का सोच कैसे करेगा खर्चा, माँ बाप की सोच और अब भी तू घर जा, अब भी टाइम है फिर से सुधर जा।